आयो एक आम लड़का था जो एक दिन ट्रक पुल से टकरा गया और एक नए जादू से भरे दुनिया में रेनकार्नेट हो जाता है। उसे वाटर मैजिक का ज्ञान मिलता है और उसका सिर्फ एक ही सपना होता है कि वो शांत और आराम से अपनी जिंदगी बिताए। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं होता कि वो धीरे धीरे दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर बन जाएगा। 15 साल का रायो अचानक एक अजीब से सफेद जगह में आँख खोलता है। जब तक वो समझ पाता कि क्या हो रहा है, एक लंबा सा सुनहरे बालों वाला आदमी उसके पास आता है और कहता है कि रायो अब मर चुका है। तब रायो को याद आता है कि उसका एक्सीडेंट ट्रक से हुआ था और वो उस आदमी से पूछता है कि क्या वो भगवान है। वो आदमी कहता है कि वो भगवान नहीं बल्कि एक एंजल है जो उसे एक दूसरे दुनिया में भेजने आया है। रायो अपने इस नए मौके से काफी एक्साइटेड हो जाता है। एंजल उससे कहता है कि उसका अगला जन्म जादू से भरे दुनिया में होगा जहाँ लगभग 20% लोग जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंजल बताता है कि रायो में वाटर मैजिक के लिए खास टैलेंट है। रायो एक शांत और सुकून भरी जिंदगी जीना चाहता है, इसीलिए एंजल उसे एक जंगल के बीच एक सुरक्षित घर में भेजता है जहाँ उसके पास 2 महीने का खाना होगा और एक इनविजिबल बैरियर होगा जो मॉन्स्टर्स को उसके पास आने से रोकेगा। रायो जब आँख खोलता है तो वो खुद को उस घर में पाता है। वो तुरंत बाहर जाकर अपने जादू की ताकत को आजमाता है। फिर वो घर को एक्सप्लोर करता है। एक ठंडे रूम में कुछ खाना, एक खाली बाथरूम, एक चाकू और 2 बिगिनर्स लेवल की किताबें हैं जिनमें मॉन्स्टर्स और पौधों के बारे में लिखा गया है। इसके बाद वो फिर बाहर जाता है और मैजिक का एक्सपेरिमेंट करता है। उसे पता चलता है कि वो सिर्फ सोचकर पानी बना सकता है बिना किसी मंत्र के। वो गर्म पानी से नहाना चाहता है लेकिन उससे सिर्फ नॉर्मल पानी ही बन रहा है, तो वो डिसाइड करता है कि आग जलाएगा। वो एकदम जंगल वाले मोड में चला जाता है और लकड़ी घिसकर आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें ना टैलेंट है और ना ही ताकत, तो वो हार मान लेता है। लेकिन तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके आग बनाएगा, लेकिन ऐसा करने के लिए वो बर्फ से एक लेंस बनाना चाहता है। वो ध्यान से सोचता है कि कैसे पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं जब उसे गर्मी छीन ली जाते हैं, और उस तरीके से वो पानी को फ्रीज करने में सफल होता है। फिर वो बर्फ को गोल घुमाकर एक स्पीयर बनाता है और उसका इस्तेमाल लेंस के रूप में करता है। उस लेंस से वो सूरज की रोशनी को एक जगह कंसंट्रेट करता है और आग जला देता है, और ऐसे ही रात में वो एक गर्म बाथ एंजॉय करता है। तब उसे समझ आता है कि अगर वो मॉडर्न साइंस के तरकीबों का यूज करे तो वो डायरेक्टली गर्म पानी भी मैजिक से बना सकता है। अगले दिन जब रायो नाश्ते में थोड़ा सूखा मांस खा रहा होता है तो वो सोचता है कि उसे अपनी अटैकिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जब उसका इस स्टोर रूम का खाना खत्म हो जाएगा उसे मॉन्स्टर्स का शिकार करना पड़ेगा। वो एक पेड़ पर वाटर बॉल शूट करने की प्रैक्टिस करता है। पहले कोशिश में ही उसका निशाना सही लगता है, लेकिन पेड़ को कोई नुकसान नहीं होता। रायो इस बात से हिम्मत नहीं छोड़ता और डिसाइड करता है कि वो एक हाई प्रेशर वाटर जेट चलाएगा, क्योंकि उसमें ज्यादा पावर होगी। लेकिन वो पानी में इतनी फोर्स नहीं डाल पाता कि वो पेड़ तक पहुंच सके। देखने में ऐसा लगता है जैसे उसके हाथ से हल्का पानी निकल रहा हो। रायो को लगता है कि ऐसे तो वो हार जाएगा। तभी उसे याद आता है कि एंजल ने कहा था कि मैजिक का असली सीक्रेट है इमेजिनेशन, और अगर वो रोज प्रैक्टिस करे तो वो बेहतर बन सकता है। इसीलिए रायो लगातार वाटर जेट छोड़ने की प्रैक्टिस करता है जब तक वो पेड़ को बार बार हिट करने नहीं लगता। रात में वो डायरेक्टली गर्म पानी बना लेता है। अगले दिन वो हवा में से बर्फ के क्रिस्टल्स बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका सपना रहा है कि वो कभी आइसिकल लेंस जादू का इस्तेमाल करे। लेकिन आइसिकल छोड़ना और भी मुश्किल होता है पानी से ज्यादा। फिर भी रायो लगातार प्रैक्टिस करता रहता है पानी और बर्फ के अलग अलग मैजिक फॉर्म्स में। काफी दिन गुजर जाते हैं और रायो काफी स्किल्ड हो जाता है वाटर और आइस मैजिक में। एक दिन वो डिसाइड करता है कि अब जंगल में जाकर खुद से शिकार करेगा। वो जंगल की खूबसूरती को एंजॉय करता है और कुछ हर्ब जमा करके सोचता है कि बस आज के लिए काफी है। लेकिन तभी उसकी नजर एक गुस्से से भरे जंगली सुअर पर पड़ती है जो उसे खो रहा होता है। रायो डर के मारे वही
जम जाता है। सुअर उस पे हमला करता है और वह मुश्किल से उससे बच पाता है। सुअर बिना रुके एक पेड़ को गिराता है और रायो हिम्मत जुटाकर उससे लड़ने का फैसला करता है। वो सुअर के सामने जमीन पर एक बर्फ की लेयर बना देता है जिसमें सुअर फिसल जाता है। जब सुअर तेजी से उसकी तरफ फिसल रहा होता है, रायो कई तेज और नुकीले बर्फ के कांटे बनाता है। आखिर तक पहुँचते सुअर उन आइसिकल्स, जिनको बर्फ के कांटे भी कहते हैं, उनसे टकरा जाता है और उसकी तुरंत मौत हो जाते हैं। रायो को यकीन नहीं होता कि वो जीत गया। रात को वो मॉन्स्टर वाली किताब देखता है जिसमें लिखा होता है कि सुअर सबसे कमजोर मॉन्स्टर होता है। फिर उसकी नजर किताब के आखिरी 2 पेजेस पर पड़ते हैं। पहला पेज ड्रैगन्स के बारे में होता है जो इतने पावरफुल होते हैं कि एक पूरे शहर को जला सकते हैं और अगर कोई ड्रैगन दिखे तो तुरंत भागना चाहिए। दूसरा पेज होता है डीमंस के बारे में, ऐसे प्राणी जिनके बारे में कुछ भी पूरी तरह से मालूम नहीं है। किताब बस इतना कहती है कि भगवान से प्रार्थना करो कि कभी किसी डीमन से सामना ना हो, क्योंकि अगर हो गया तो वो तुम्हारा अंत है। रायो समझ जाता है कि ये दुनिया काफी बड़ी है और उसे जल्दी से पावरफुल बनना होगा। अगले दिन वो अपने कपड़े हटा देता है और फुल टार्ज़न मोड में चला जाता है और फिर से जंगल के अंदर घुस जाता है। इस बार एक एसेसिन हॉक उस पर अटैक करता है और रायो मुश्किल से उसके पहले अटैक से बच पाता है। वो बड़ा सा मॉन्स्टर हवा में से इनविजिबल विंग स्लैशेस भेजता है और रायो तुरंत समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर उसके लेवल से काफी ज्यादा पावरफुल है। वो तुरंत भागने लगता है और पीछे बर्फ के ब्लॉक्स बनाता है ताकि विंग स्लैशेस को रोक सके। फिर वो उस मॉन्स्टर पर वाटर जेट छोड़ता है, लेकिन एसेसिन हॉक सब कुछ आसानी से डॉज कर लेता है। फिर वो हॉक फुल स्पीड से रायो पर हमला करता है, लेकिन रायो लास्ट मोमेंट पर एक आइस वॉल क्रिएट कर देता है जो उसके अटैक को रोक देती है। टकराने की वजह से उस हॉक की एक आंख चली जाती है और वो इस बार पीछे हटने का फैसला करता है, जो रायो के लिए काफी बड़ा रिलीफ होता है। लेकिन जब वो उस मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा होता है, रायो अपना डायरेक्शन खो देता है। जब वो अपने घर लौटने की कोशिश करता है तो अचानक उसकी नजर एक चमकदार झील पर पड़ती है, जहाँ पानी के ऊपर एक सरकटा नाइट अपने बिना सर वाले घोड़े के साथ खड़ा होता है। उसे देखकर रायो की छड्डी गीली हो जाती है। तभी वो नाइट अपना ध्यान रायो की तरफ मोड़ देता है। किस्मत से रायो किसी तरह जिंदा घर लौट आता है और उसके बाद भी जंगल को एक्सप्लोर करता रहता है और ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर से लड़ता है और अपने वाटर मैजिक को मास्टर करता है। रात में वो दोबारा उसी झील पर जाता है जहाँ वो सरकटा नाइट उसका इंतजार कर रहा होता है। रायो को उसकी किताब में ऐसे बिना सर वाले नाइट्स के बारे में कुछ नहीं मिलता और उसे लगता है कि शायद ये इतने हाई लेवल मॉन्स्टर्स हैं कि उनके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होता, या शायद उन्हें मॉन्स्टर्स माना ही नहीं जाता। लेकिन ये सब अब मायने नहीं रखता क्योंकि रायो वहाँ लड़ाई के लिए आया है। वो नाइट पर बर्फ की तलवार से अटैक करता है, लेकिन एक भी अटैक उस पर नहीं लगते। उल्टा वो खुद ही बार बार मार खाता है, लेकिन उन्हें अपने आइस शील्ड से ब्लॉक कर लेता है। आखिर में वो थक जाता है और जमीन पर गिर जाता है, लेकिन नाइट इस पर अटैक नहीं करता क्योंकि वो असल में रायो को ट्रेन कर रहा होता है। जब रायो उठता है तब नाइट उसके पास आता है एक चाकू लेकर। वो नाइट उस चाकू पर पानी डालता है और फिर उसे फ्रीज करके एक आइस शॉर्ट में बदल देता है। फिर वो तलवार रायो को दे देता है, जिसे देखकर रायो समझ आता है कि नाइट उसे कह रहा है कि वो इस टेक्निक को मास्टर करे। थोड़े ही समय बाद रायो दोबारा उस एसेसिन हॉक से टकराता है जिससे वो पहले लड़ चुका था, लेकिन इस बार वो इवॉल्व हो चुका होता है एक और भी ज्यादा पावरफुल वर्जन में। वो मॉन्स्टर रायो पर विंग स्लैश भेजता है, जिसे वो तुरंत बर्फ की दीवारें बनाकर रोकने की कोशिश करता है। मुश्किल से वो उन अटैक से बच पाता है जो उसके शील्ड को आसानी से छेड़ देता है, क्योंकि इस बार वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल है। रायो को मजबूरन भागना पड़ता है और बस हॉक के अटैक्स को ब्लॉक करता रहता है। हॉक अचानक फुल स्पीड से उसकी तरफ आता है, लेकिन रायो मुश्किल से अपने सामने मल्टीपल आइस शील्ड्स बनाकर उसका अटैक रोक लेता है। वो बर्फ के कांटों से हॉक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी काम नहीं करता। तभी हॉक एक सोनिक अटैक करता है जो तुरंत उसके आइस शील्ड्स को कैंसिल कर देता है। रायो समझ जाता है कि अब उसके लिए सिचुएशन खतरनाक हो गई है। फिर हॉक उसे एक जबरदस्त झटका देता है एक बिजली के अटैक से। मॉन्स्टर उस पर हमला करता है सब कुछ खत्म करने के लिए, लेकिन रायो टाइम पर अपने क्रिस्टल शॉट निकालकर उसका अटैक रोक लेता है। वो हॉक के इनविजिबल विंड अटैक्स को भी काट के
हटा देता है और जब हॉक दोबारा अटैक करता है तो रायो उसके सीने में तलवार घुसा देता है। हॉक जमीन पर गिर जाता है और रायो उसके पास जाता है। वो सोचता है कि वो इस मॉन्स्टर से सिर्फ 2 बार मिला, लेकिन उनके बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया है। वो हॉक का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे ताकतवर बनने के लिए इंस्पायर किया। फिर वो तलवार निकाल लेता है ताकि हॉक शांति से अपनी मौत पा सके। रायो घर की तरफ निकलता है, लेकिन उसे हैरान करने के लिए एक ड्रैगन वहाँ आ जाता है। उसे लगता है कि शायद ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है, लेकिन ड्रैगन टेलीपैथी के जरिए उससे बात करता है। ड्रैगन पूछता है कि क्या उसने एक ब्लैक हॉक देखा था। रायो पैनिक में आ जाता है, सोचता है कि शायद उसने ड्रैगन के किसी दोस्त को मार दिया, लेकिन ड्रैगन काफी कूल निकलता है और रायो के काम की तारीफ करता है। फिर वो पॉइंट करता है कि रायो के पास जो तलवार है वो काफी रेयर है, क्योंकि वो फेरी किंग की तलवार है। रायो को यकीन नहीं होता, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो इस दुनिया के बारे में और सीखेगा इस ड्रैगन से, जिसका नाम है लिविंग। वो पूरे दिन बातें करते हैं, लेकिन शाम को ड्रैगन को बुला लिया जाता है और वो रायो से कहता है कि शायद वो दोनों फिर कभी मिलेंगे। दूसरी तरफ एंजल अचानक नोटिस करता है कि उसने रायो के स्टेटस में कुछ डिटेल्स मिस कर दिए थे। पता चलता है कि एंजल के 10,000 साल के कैरियर में रायो दूसरा इंसान है जिसमें एक हिडन ट्रेड मौजूद है, और वो हिडन ट्रेड है इटर्नल यूथ। कुछ हफ्तों बाद रायो को सी फूड खाने का मन करता है, तो वो बीच पे जाता है, लेकिन वहाँ एक जहाज देखकर शॉक हो जाता है। जल्दी ही उसे शिप के पास एक आदमी मिलता है, लेकिन पास जाके रायो को समझ में आता है कि वो जिंदा नहीं है। तभी उसे किसी और आदमी की आवाज आती है और रायो के चेहरे पर रोशनी आ जाते हैं, क्योंकि ये पहली बार है जब उसने इस दुनिया में किसी और इंसान को देखा है। एक आदमी जिसका नाम एबल है, उसके दिमाग में फ्लैशबैक्स आता है एक जायंट ऑक्टोपस मॉन्स्टर के, जो तूफान के दौरान उसकी शिप पर अटैक करता है, जिसके कारण वो समंदर में गिर जाता है। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को रायो के घर में पाता है। वो समझ जाता है कि किसी तरह से उसकी जान बच गई है और तुरंत दूसरों को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल पड़ता है। घर के बाहर जाते वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे ये समझ ही नहीं आता कि वो जगह है कहाँ। तभी अचानक रायो उसके पीछे से आता है। एबल हैरान हो जाता है, क्योंकि वो काफी स्किल्ड वॉरियर होने के बावजूद भी रायो की प्रेजेंस महसूस नहीं कर पाता। उसे रायो के कपड़े का स्टाइल भी काफी अजीब लगता है, लेकिन पहले वो तमीज से कुछ नहीं कहता। एबल अपना इंट्रोडक्शन देता है और रायो का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी जान बचाई। रायो कहता है कि वो सिर्फ उसी को बचा पाया, बाकी सब लोग तो मर चुके थे जब वो वहाँ पहुँचा था। एबल कहता है कि उन लोगों के लिए इतनी चिंता ना करे, क्योंकि वो सब स्मगलर्स थे। लेकिन वो और कुछ बताने से पहले ही उसका पेट गुड़गुड़ करने लगता है। रायो कहता है कि चलो खाना खाते हुए बात करते हैं, और उसे वापस घर ले जाता है। अंदर जाकर एबल सबसे पहले उसके कपड़ों के बारे में बात करता है। रायो कहता है कि उसके पास और कपड़े नहीं है और नए बनाने के लिए जरूरी सामान भी नहीं है। एबल कहता है कि सिंपल सी बात है, कपड़े खरीद लो। फिर तुरंत चुप हो जाता है, सोचता है कि शायद रायो के पास पैसा नहीं है, लेकिन रायो उसे तसल्ली देता है ये कहकर कि इस एरिया में उसके अलावा और कोई नहीं रहता। एबल फिर पूछता है कि क्या रायो खुद के लिए शिकार करता है। रायो हाँ कहता है। एबल ये भी पूछता है कि क्या वो शिकार के लिए सिर्फ चाकू का इस्तेमाल करता है, लेकिन रायो अपना वाटर मैजिक दिखाता है और कहता है कि ज्यादातर शिकार तो वो मैजिक से ही करता है। एबल इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ आधे लोग ही है जो मैजिक का यूज कर सकते हैं, और वो उस दूसरे आधे हिस्से में आता है जो नहीं कर सकते। रायो को ये सुनकर हैरानी होती है, क्योंकि एंजल ने उससे कहा था कि सिर्फ 20% लोग ही मैजिक का यूज कर पाते हैं। खैर एबल उससे कहता है कि उसे बीच पर चलना है, क्योंकि वो कुछ कंफर्म करना चाहता है। रास्ते में वो रायो से कहता है कि अगर कोई खतरा आता है तो पहले वो सामना करेगा। रायो कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन एबल कहता है कि अरे कुछ नहीं होगा, और वैसे भी तुम ऑलरेडी बहुत मदद कर चुके हो। रायो भी उसकी बात से मान जाता है और जल्दी ही वो दोनों जहाज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अब वहाँ से सब बॉडीज गायब होती है। एबल सोचता है कि या तो मॉन्स्टर्स ने या समंदर ने उन्हें ले लिया।
वो फिर रायो का धन्यवाद करता है कि उसने उसे बचा लिया, वरना उसका भी वही हाल होता। एबेल कहता है कि वो जो ढूंढ रहा था वो नहीं मिला और अभी के लिए वो अपने दोस्तों से मिलना चाहता है। लेकिन तूफान के कारण जहाज काफी साउथ की तरफ चली गई थी और अब उसे समझ नहीं आ रहा कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो रायो से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? रायो ये सुनकर हैरान हो जाता है। एबेल कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए रास्ता ढूंढने के लिए और बदले में वो उसके लिए एक ऐसी नौकरी ढूंढेगा जिससे वो बेहतर जिंदगी जी सके। रायो थोड़ी देर तक एबेल के ऑफर के बारे में सोचता है और आखिर में डिसाइड करता है कि वो एबेल का गाइड बनेगा और उसे शहर तक ले जाएगा। शाम को वो अपने गार्डन को देखता है जो उसने काफी मेहनत से उगाया था और थोड़ा उदास हो जाता है ये सोचकर कि अब उसे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। रात को वो एबेल से कहता है कि वो किसी से अलविदा कहने जा रहा है। एबेल थोड़ा क्यूरियस हो जाता है कि वो इस वक्त किससे मिलने जा रहा होगा, पर वो यही उसका इंतजार करने का फैसला करता है। इसी बीच रायो जाता है झील की तरफ सरकटे नाइट से मिलने के लिए और उसे बताता है कि वो काफी लंबे समय के लिए जंगल छोड़कर जा रहा है। वो नाइट का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे लड़ना सिखाया, फिर अपनी चाकू निकालता है और कहता है कि आज रात वो और ज्यादा मेहनत से लड़ेगा। नाइट भी अपनी तलवार निकाल लेता है और रायो उस पर हमला करता है। अपने जबरदस्त स्ट्राइक से उसे पीछे धकेल देता है। लंबी और मुश्किल फाइट के बाद रायो थक जाता है और नाइट वापस झील में चला जाता है। रायो एक बार फिर उसका धन्यवाद करता है, लेकिन नाइट कुछ नहीं कहता। पर जैसे ही वो अपने जगह पर पहुंचता है, वो मुड़कर देखता है और पानी के अंदर से एक मैजिक सूट समन करता है फेयरवेल गिफ्ट के रूप में। रायो इमोशनल हो जाता है ये गिफ्ट देखकर और फिर से उसका शुक्रिया कहकर वापस घर लौट आता है। अगली सुबह रायो और एबेल अपनी जर्नी के लिए तैयार हो जाते हैं। रायो थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील करता है उस जगह को छोड़ने के बारे में जहाँ उसने इतना समय बिताया था। जंगल में थोड़ी देर चलने के बाद उनका सामना एक जंगली सुअर से हो जाता है। एबेल कहता है कि वो इसे संभालेगा। वो अपनी तलवार लेकर सुअर की तरफ दौड़ता है और एक कॉम्बैट स्किल का यूज करके बेचारे जानवर को डोनट बना देता है। रायो हैरान हो जाता है और पूछता है कि ये कॉम्बैट स्किल्स क्या होते हैं। एबेल समझाता है कि जो लोग हथियारों से लड़ते हैं वो कॉम्बैट स्किल्स का यूज करता है। रात को वो एक पेड़ के अंदर कैंप लगाते हैं और अगले दिन जंगल में अपने जर्नी कंटिन्यू करते हैं। रास्ते में उनका सामना कुछ लिजर्ड मैन से होता है जो एक दलदल में होते हैं। एबेल डिसाइड करता है कि उन्हें रास्ता बदल लेना चाहिए क्योंकि ये लोग काफी पावरफुल होते हैं, लेकिन रायो महसूस करता है कि लिजर्ड मैन अब भी उनका पीछा कर रहे हैं और एबेल फाइट के लिए रेडी हो जाता है। रायो उससे कहता है कि उनकी संख्या ज्यादा है, इसीलिए वो भी मदद करने के लिए मैजिक का यूज करेगा। एबेल सोचता है कि रायो बिना स्टाफ के मैजिक कैसे करेगा, लेकिन वो हैरान रह जाता है जब रायो एक साथ कुछ बर्फ के कांटों से 4 लिजर्ड मैन को हरा देता है। फाइट के बाद एबेल उससे पूछता है कि उसने कौन सा स्पेल यूज किया था। रायो कहता है कि ये तो सिंपल आइसिकल लेंस अटैक था। एबेल बताता है कि उसके कुछ दोस्त जो मैजिक यूजर है वो एक बार में सिर्फ एक ही अटैक कर पाता है, लेकिन रायो ने एक साथ 4 कर दिए। रायो कहता है कि शायद ये विंड मैजिक का लिमिटेशन हो, क्योंकि वाटर मैजिक में तो ये काफी नॉर्मल है। एबेल फैसला करता है कि वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा और कहता है कि चलो जर्नी कंटिन्यू करते हैं। लेकिन उससे पहले रायो बर्फ से 2 ग्लासेस बनाता है और उनमें पानी समन करता है। एबेल नोटिस करता है कि इस बार रायो ने अलग मंत्र का इस्तेमाल किया, लेकिन रायो बात को छुपाता है और कहता है कि शायद पिछली बार उसने गलत सुना होगा। इसके बाद एबेल रायो को एक कॉइन देता है और रायो एक्साइटेड होकर कहता है कि ये पहली बार है जब उसने असली पैसा देखा है। एबेल हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि रायो गरीब है, लेकिन इतना गरीब होगा उसने कभी इमेजिन नहीं किया था। फिर एबेल रायो को बताता है कि सेंट्रल प्रोविंस में 3 बड़े देश है, किंगडम ऑफ नाइटली, देबुही एम्पायर और हैनल्यू फेडरेशन। रायो देबुही एम्पायर का नाम सुनते ही उस पर थोड़ा मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि उसे वो नाम बिल्कुल पसंद नहीं आता। जब तक वो उस भड्डे नाम के बारे में बोलता रहता है तब तक वो लोग एक बड़े से खुले मैदान में पहुंच जाते हैं। अचानक से उनके पास एक पत्थर अपने आप हिलता हुआ दिखता है और एबेल तुरंत अपनी तलवार से उसे 2 हिस्सों में काट देता है। रायो भी तुरंत एक वाटर शील्ड बनाता है जो उनकी तरफ आ रहे पत्थरों को रोक लेता है। एबेल को समझ आता है कि वो लोग
रॉक गोलेम्स के घोंसले में घुस गए हैं। रायो पूछता है कि गोलेम्स क्या ज्यादा इंसानों जैसे नहीं होते, पर एबल बिना जवाब दिए पहले उनसे निपटने का फैसला करता है। वो सबसे पास वाले गोलेम की तरफ दौड़ता है और उसमें एक बड़ा होल कर देता है, लेकिन गोलेम तुरंत अपनी चोट को भर लेता है और पलटकर अटैक करता है। एबल पीछे हट जाता है और कहता है कि उनके अटैक्स गोलेम्स पर असर नहीं करेंगे। तभी रायो को एक आइडिया आता है। वो हवा में एक बड़ा सा आइस क्यूब बनाता है और उसे गोलेम के ऊपर गिरा देता है, जिससे वो कुचल जाता है। एबल हैरान रह जाता है क्योंकि उसने कभी भी ऐसे स्पेल नहीं देखे थे। रायो इस टेक्निक का इस्तेमाल कुछ और बार करता है और बाकी गोलेम्स को भी हरा देता है। उसके बाद उन्हें एक स्पेशल रॉक गोलेम मिलता है जिसके पास एक बड़ा मैजिक स्टोन होता है। एबल कहता है कि ये काफी महंगा बिक सकता है। रायो कहता है कि उसका मन है बाकी गोलेम से भी मैजिक स्टोन निकालने का, लेकिन वो सब आइस के नीचे दबे हुए हैं और या तो वो काफी लेजी है या इतने समझदार नहीं है कि बस आइस को पिघला ले। फिर वो लोग अपना सफर कंटिन्यू करता है और जल्दी ही एक बड़ा सा मगरमच्छ वाला मॉन्स्टर उनके सामने आता है। एबल कहता है कि ये एक बहामौत है, एक रेयर और पावरफुल मॉन्स्टर जो उसने पहले कभी नहीं देखा। रायो पूछता है कि क्या उन्हें इसका शिकार करना चाहिए, लेकिन एबल कहता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। तभी कुछ ड्रैगन्स भी वहाँ आ जाता है और रायो एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि अब उन्हें मॉन्स्टर्स के बीच एक बैटल देखने को मिलेगा। जल्दी ही ड्रैगन्स मैजिक से पत्थर बरसाते हैं बहमौत पर, लेकिन बहमौत सिर्फ एक जोर से दहाड़ता है जिससे उनका मैजिक कैंसिल हो जाता है और ड्रैगन्स नीचे गिर जाते हैं। रायो एबल से कहता है कि वो बड़ा मॉन्स्टर शायद मैजिक कैंसिलेशन स्किल का यूज कर रहा था। बाद में जब वो डिनर कर रहे होते हैं, एबल रायो से उस मैजिक कैंसिलेशन स्किल के बारे में पूछता है क्योंकि उसने सिर्फ कुछ डंजन्स में ऐसे ट्रैप्स के बारे में सुना था जो ऐसा कर सकता है। रायो डंजन्स के बारे में सुन के एक्साइटेड हो जाता है और एबल उसे बताता है कि जहाँ वो लोग जा रहे हैं लियोन सिटी, वहाँ एक डंजन है। रायो गुस्सा हो जाता है कि एबल ने ये इम्पोर्टेंट बात उससे पहले क्यों नहीं बताए और पूछता है कि क्या वो कुछ और भी छुपा रहा है। तो एबल उसे पूछता है कि कम से कम उसे ड्वार्फ्स और एल्व्स के बारे में तो पता ही होगा। रायो कहता है कि बिल्कुल नहीं भाई, तुम जल्दी बताओ। कुछ दिन बाद वो लोग एक पहाड़ तक पहुंच जाते हैं और रायो कहता है कि पहाड़ों के उस पार उन्हें कोई शहर या गांव मिल जाएगी। एबल उससे पूछता है कि वो इतना श्योर कैसे है और रायो सोचता है कि क्या उसे बताना चाहिए कि उसकी मुलाकात एक ड्रैगन से हुई थी जिसने इस दुनिया के बारे में उसे काफी कुछ बताया था, पर वो फैसला करता है कि ये बात सीक्रेट ही रखेगा और कहता है कि ये ज्ञान इंसानों के समझ से बाहर है। थोड़ी देर बाद उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब एक पावरफुल मॉन्स्टर जिसका नाम ग्रिफिन है आसमान से उनकी तरफ आता है तो रायो और एबल दोनों घबरा जाते हैं। एबल की रूह कांप जाते हैं, लेकिन रायो जल्दी से सिचुएशन को संभाल लेता है। वो एक मीट का टुकड़ा हवा में उछाल देता है। एबल भी इसकी कॉपी करता है और ग्रिफिन दोनों मीट के टुकड़ों को अपने मुंह में लेकर उड़ जाता है। मॉन्स्टर के चले जाने के बाद दोनों चैन की सांस लेते हैं और इस बात को मानते हैं कि अगर उन्होंने उस जैसे पावरफुल मॉन्स्टर से लड़ना स्टार्ट किया होता तो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचते। जब सफर आगे बढ़ता है, एबल कहता है कि पिछले 100 सालों में किसी भी इंसान ने बेहेमोथ से ग्रिफिन्स को नहीं देखा। शायद ही ऊंचे पहाड़ उन मॉन्स्टर्स को इंसानों तक आने से रोक रहे हैं। ये बात रायो को याद दिलाती है कि जिन ड्रैगन्स ने बेहेमोथ से फाइट की थी वो नॉर्थ से आए थे। इसका मतलब है कि उनका घोंसला पास में ही कहीं है और रायो सही निकलता है। कुछ देर में उन्हें कुछ ड्रैगन्स दिखते हैं जो एक मॉन्स्टर को खा रहे होते हैं। रायो उनसे लड़ना चाहता है, लेकिन एबल कहता है कि इतने स्ट्रॉन्ग ड्रैगन से लड़ने के लिए कम से कम 20 एडवेंचर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए होता है। रायो कहता है कि फ्यूचर में उन्हें ऐसे कई सारे पावरफुल मॉन्स्टर का सामना करना पड़ेगा और पूछता है कि अगर वो ड्रैगन्स को जमीन पर रोक दे तो क्या फायदा होगा। एबल हाँ में जवाब देता है। कहता है कि अगर क्लोज कॉम्बैट में लड़ाई की तो वो एक को हरा सकता है। रायो तुरंत बाहर जाता है और दिखावे के लिए एक स्पेल बोलने लगता है, सिर्फ इसीलिए कि वो 4 आइसिकल समन कर सके जो ड्रैगन्स के पंख में घुस जाते हैं। एबल इस मौके का यूज करता है और उनके दिमाग में सीधा अटैक करके उन्हें खत्म कर देता है, लेकिन फिर 2 और ड्रैगन्स वहाँ आ जाते हैं। रायो इस बार बिना कोई मंत्र कहे आइसिकल से उन्हें नीचे गिरा देता है और एबल को शक होने लगता है। फिर भी वो दोनों मिलकर उन ड्रैगन्स को हरा देते हैं।
उनके मैजिक स्टोन्स कलेक्ट करता है और नॉर्थ डायरेक्शन में अपना सफर जारी रखता है। जल्द ही वो लोग पहाड़ क्रॉस कर लेते हैं और एक हरियाली से भरे जगह में पहुंच जाते हैं। एबल हैरान होता है कि उन्होंने सिर्फ ड्रैगन से फाइट नहीं की, बल्कि उनके पास इतने सारे मैजिक स्टोन्स भी है जो एम्पायर पहुंचने के बाद काफी पैसे ला सकता है। तभी रायो क्यूरियस होता है और पूछता है कि वो लोग कौन से देश की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उसे कोई भी देश चलेगी, बस देबू ही एम्पायर नहीं। एबल बताता है कि देबू ही एम्पायर थोड़ा और नॉर्थ में है और ये सुनकर रायो रिलैक्स फील करता है। एबल थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और रायो से पूछता है कि क्या उसे उस देश से कोई प्रॉब्लम है। रायो जवाब देता है कि ना तो उसे उस देश से कोई दिक्कत है और ना ही वहाँ के लोगों से, लेकिन उस देश का नाम इतना क्रेज लगता है कि वो उसे जुड़ना ही नहीं चाहता और एबल को ये काफी अजीब लगता है। अचानक रायो दूर एक रास्ता देख लेता है और जैसे वो देखता है कि वो रास्ता ईस्ट से वेस्ट तक जा रही है, एबल को एहसास होता है कि जिस पहाड़ को उन्होंने अभी क्रॉस किया है वो नॉर्मल नहीं थी। लेकिन जब रायो उससे पूछता है कि वो क्या सोच रहा है, एबल कहता है कि कुछ नहीं और बोलता है कि ये रोड एक शहर तक ले जाएगी। रायो एक्साइटेड हो जाता है सिर्फ इस बारे में सोच के कि उसे बेड पे सोने को मिलेगा और एबल उसे रेकमेंड करता है कि शहर का खाना जरूर ट्राई करे। रात तक वो शहर पहुंच जाते हैं और एक होटल में डिनर कर रहे होते हैं। वहाँ एबल सजेस्ट करता है कि रायो को एडवेंचरस गिल्ड में रजिस्टर हो जाना चाहिए, क्योंकि गिल्ड लाइसेंस उसके लिए एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह काम करेगा और अगर उसके पास गिल्ड लाइसेंस होगा तो नए शहर में जाते वक्त उसे कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। वो रायो को याद दिलाता है कि जब वो लोग इस शहर में आए थे तब उसने उसके लिए एक सिल्वर कॉइन दिया था टैक्स के रूप में। रायो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या तुम हर छोटी छोटी बात का हिसाब रखोगे? दोस्ती में भी पैसे गिन रहे हो क्या? एबल थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है रायो के इस बिहेवियर से, फिर भी वो अपनी बात कंटिन्यू करता है और बताता है कि अगर रायो गिल्ड का मेंबर बन जाता है तो गिल्ड उसके मैजिक स्टोन्स और दूसरे चीजों को अच्छी कीमत में खरीदेगी। वो समझाता है कि सिर्फ एल्केमिस्ट से उन चीजों का सही यूज कर सकता है और रायो क्यूरियस हो जाता है उनके बारे में और जानने के लिए, लेकिन उससे सवाल पूछने का मौका ही नहीं मिलता क्योंकि तभी हुए त्रेस उसका खाना ले आते हैं और रायो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाता जब वो देखता है करी राइस की प्लेट। रायो ये सोचने लगता है कि इस दुनिया में करी राइस कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो सिर्फ जापान में ही मिलता है और वो थोड़ा एक्साइटेड था वैसा कुछ टेस्ट करने के लिए। करी का टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही था, डिलीशियस और नॉस्टैल्जिक जैसे वो जापान में खाता था। रायो तुरंत पूरी प्लेट खत्म कर देता है और दोबारा करी ऑर्डर करता है। अगली सुबह रायो बस करी की तारीफ करता जा रहा होता है और कहता है कि ये भी एक मजेदार चीज थी जो एबल ने उसे छुपा के रखे थे। वो मजाक में कहता है, भाई अब तो तुम अपने सारे सीक्रेट्स मुझे बता दो। एबल ये सुनकर थोड़ा शॉक रह जाता है, लेकिन रायो सिर्फ ये जानना चाहता था कि टाउन में सबसे बेस्ट मिठाइयों की दुकान कौन सी है। एबल थोड़ा नर्वस हो जाता है और कहता है कि उसे स्वीट्स पसंद नहीं, पर रायो ये सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। खैर वो लोग अपना सफर दोबारा शुरू करते हैं और जल्दी ही लियोन सिटी पहुंच जाता है जो बड़े बड़े गेहूं के खेत से घिरा होता है। जब वो लोग शहर के गेट तक पहुंचते हैं, गार्ड निमर एबल को पहचान लेता है और उसे देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि कुछ महीने पहले ही उसके मिसिंग होने की रिपोर्ट आई थी। एबल उससे कहता है कि काफी कुछ हुआ, लेकिन वो वापस घर आ गया रायो की वजह से। निमर रायो का शुक्रिया अदा करता है उसके दोस्त की जान बचाने के लिए, फिर एक्साइटेड होकर उसे हाथ मिलाता है और एबल के साथ बातें करने लगता है। शहर के अंदर आने के बाद एबल रायो से कहता है कि उन्हें सीधा गिल्ड जाना चाहिए क्योंकि उसके होने की वजह से रायो को रजिस्ट्रेशन के टाइम पे तुरंत एक हाई रैंक मिल सकता है। वो समझाता है कि आमतौर पे नए एडवेंचरर्स को F रैंक दिया जाता है जब वो रजिस्टर करता है, लेकिन अगर कोई B रैंक या उससे ऊपर का एडवेंचरर उनके लिए अच्छा बोल दे तो उनका रैंक तुरंत D तक बढ़ जाता है। वो लोग गिल्ड पहुँचते हैं और सब लोग एबल को वापस देखकर खुशी से हैरान हो जाते हैं। लोग उसे खेल लेते हैं जैसे वो कोई सेलिब्रिटी हो और रायो खुश होता है देखकर कि एबल के इतने लोग परवाह करते हैं। रायो डिसाइड करता है कि एबल को ये मोमेंट एंजॉय करने देना चाहिए और थोड़ी देर के लिए बाहर ताजी हवा लेने निकल जाता है।
वो वॉक कर रहा होता है, तभी अचानक उसके मुलाकात एक एल्फ से हो जाती है। जहाँ रायो उसके नुकीले कानों और सुंदर चेहरे से अट्रैक्ट हो जाता है, वही एल्फ लड़की भी उसके आउटफिट को देखकर उस पर से नजर नहीं हटा पाती। वो पहचान लेती है कि रायो ने फेरी किंग का कोट पहना है और कहते हैं कि फेरी किंग को रायो बहुत पसंद होगा जो उसने उसे ऐसा गिफ्ट दिया। रायो को समझ ही नहीं आता कि वो क्या कह रही है। फिर एल्फ लड़की कहती है कि वो आज जल्दी में है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि उनकी मुलाकात फिर कभी हो। रायो वही खड़ा कंफ्यूज रहता है। तभी एबल बाहर आता है उसे ढूंढते हुए और कहता है कि अंदर चलो। वो रायो का सबके सामने इंट्रोडक्शन करता है, उस आदमी के रूप में जिसने उसकी जान बचाई थी। सब लोग रायो का शुक्रिया अदा करते हैं एबल को बचाने के लिए और रायो को ये अटेंशन पसंद आने लगता है। उसके बाद एबल रायो को फ्रंट डेस्क पर ले जाता है और रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि उसे डी रैंक एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर किया जाए अपनी रिकमेंडेशन पर। रिसेप्शनिस्ट ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि एबल की पार्टी में से किसी ने कभी किसी को रिकमेंड नहीं किया। एबल कहता है कि रायो एक स्पेशल बंदा है। रिसेप्शनिस्ट कहता है कि फिर भी रायो को अपनी ताकत का प्रूफ देना पड़ेगा रैंक बढ़ाने के लिए। एबल बोलता है कि वो इस बारे में सीधा गिल्ड मास्टर से बात करना चाहता है। रिसेप्शनिस्ट उन दोनों से कहता है कि थोड़ी देर वेट करे और जल्दी ही गिल्ड मास्टर हुक भागते हुए आते हैं जैसे उन्हें पता चलता है कि एबल वापस आ गया है। एबल उनका इंट्रोडक्शन रायो से करवाता है और कहता है कि वो चाहता है रायो रैंक कब एग्जाम दे। हुक कहता है कि उन्हें उसकी ताकत टेस्ट करनी पड़ेगी। एबल जवाब देता है कि रायो उससे भी ज्यादा पावरफुल है, जो हुक को विश्वास नहीं होता। अपनी बात को प्रूव करने के लिए एबल हुक को सारे मैजिक स्टोन्स दिखाता है जो उन्होंने ड्रैगन से कलेक्ट किए थे और हुक लिटरली शॉक में आ जाता है। वो कहता है कि इतने सारे मैजिक स्टोन्स का मतलब है कि उन्होंने इतने ड्रैगन्स मार गिराए कि एक पूरा देश भी तबाह हो सकता था। एबल बताता है कि मॉन्स्टर के हमले के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने ये सब मेलेफिक माउंटेन्स के साउथ डायरेक्शन में से जमा किए हैं। रायो क्यूरियस हो जाता है कि क्या इस माउंटेन का नाम कोई खास मायने रखता है और हुक कहता है कि उसने आज तक किसी भी इंसान को मेलेफिक माउंटेन्स को सही सलामत पार करते हुए नहीं सुना। वो कहता है कि ये जगह इतनी खतरनाक है कि सबसे हाई रैंक वाले एडवेंचरर्स भी बिना किसी खास वजह के उधर नहीं जाते। उसे इस बात पे यकीन नहीं होता कि रायो और एबल इतिहास के पहले लोग हैं जो ऐसा करने में सफल हुए हैं और वो तुरंत बिना किसी टेस्ट के रायो का रैंक बढ़ाने के लिए राजी हो जाता है। तभी एबल की पार्टी अंदर आ जाती है और सब लोग काफी इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि वो उसे दोबारा नहीं देख पाएंगे। गिल्ड मास्टर उन्हें कहता है कि वो अपने दोस्तों से मिल ले जब तक वो रायो को बाहर ले जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए। रायो उसके पीछे चलता है लेकिन एबल उससे कहता है कि जब काम हो जाए तो रिसेप्शनिस्ट के डेस्क के पास रुकना क्योंकि वो उसे एक खास जगह दिखाना चाहता है। इसके बाद हुक रायो को अपने ऑफिस ले जाता है और बताता है कि एबल की पार्टी जिसका नाम है क्रिम्सन स्वॉर्ड उनके सबसे ताकतवर और मशहूर पार्टीज में से एक है। रायो इस पर ज्यादा हैरान नहीं होता बल्कि वो सोचता है कि क्या वो वाकई डी रैंक का हकदार है बिना किसी टेस्ट के। हुक कहता है कि वो जानता है कि एबल टैलेंटेड है लेकिन वो भी अकेले एक ड्रैगन को नहीं हरा सकता, इसीलिए उसका मानना है कि रायो ने भी काफी हद तक उससे लड़ाई की होगी जिसके कारण उसे डी रैंक दिया जाता है। तब रिसेप्शनिस्ट नीना ऑफिस में आती है रजिस्ट्रेशन का सामान लेकर। हुक कहता है कि उसके पास बहुत काम पड़ा हुआ है इसीलिए रायो का रजिस्ट्रेशन नीना करेगी। नीना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और बेसिक इंटरव्यू के सवालों से शुरुआत करते हैं। फिर वो बताती है कि रजिस्ट्रेशन के बाद 1 साल तक रायो गिल्ड में ही रह सकता है लेकिन उसके बाद उसे अपना नया घर ढूंढना पड़ेगा। फिर वो बताते हैं कि नए एडवेंचरर्स के लिए एक डंजन एक्सप्लोरेशन कोर्स भी होता है जो गिल्ड करवाता है। रायो तुरंत कहता है कि उसे वो कोर्स ज्वाइन करना है। नीना कहती है कि उसे 2 दिन बाद सुबह 9 बजे मीटिंग हॉल में आना है। रायो हैरान हो जाता है ये सुन के कि यहाँ खड़िया भी होते हैं। फिर वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करते हैं और रायो से कहते हैं कि अपना हाथ क्रिस्टल पर रखे। जैसे ही रायो हाथ रखता है वो उसके बायोमेट्रिक स्कैन करते हैं और डेटा को ऊपर रख के मेटल प्लेट पर ट्रांसफर करते हैं जिससे उसका गिल्ड कार्ड बन जाता है। नीना उसे बधाई देती है कि अब वो ऑफिशियली गिल्ड का मेंबर है। उसके बाद दोनों ऑफिस से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद
एबल रायो को शहर की सैर करवाता है, ये कहकर कि वो उसके लिए नए कपड़े और एक स्टाफ लेना चाहता है उसकी यात्रा में मदद करने के लिए। रायो नए कपड़ों से खुश होता है, लेकिन स्टाफ को लेके थोड़ा कंफ्यूज होता है। एबल कहता है कि सभी मैजिशियंस को एक स्टाफ चाहिए होता है, लेकिन रायो उससे कहता है कि वो बिना किसी स्टाफ के भी मैजिक यूज कर सकता है, और जब उसे क्लोज रेंज में लड़ना पड़ता है तो वो तलवार का इस्तेमाल करता है, इसीलिए स्टाफ उसके किसी काम का नहीं है। एबल ये सुनकर हैरान हो जाता है, पर और भी हैरान तब होता है जब रायो कहता है कि उसका वो छोटा सा चाकू है उसकी असली तलवार है। फिर रायो कहता है कि उसे स्टाफ या कपड़ों से ज्यादा एक जरूरी चीज चाहिए, इस दुनिया के बेसिक ज्ञान की। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि इस दुनिया में घंटे, दिन, हफ्ते और महीने वैसे ही है जैसे धरती पर होते हैं। अब उसे पक्का लगता है कि कोई धरती से यहाँ आया था और उसने यहाँ के सिस्टम को बदला, इसीलिए यहाँ की चीजें इतनी सेम टू सेम लगती हैं। तभी एबल दुकान से लौटता है जहाँ उसने रायो के लिए सामान खरीदा था। फिर कहता है कि आज का मेन इवेंट अभी बाकी है। वो रायो को एक बड़े होटल ले जाता है जहाँ उसके गिल्ड के सभी दोस्त उसके सुरक्षित लौटने की पार्टी मना रहे होते हैं और रात भर सेलिब्रेशन चलता है। अगली सुबह नीना रायो को लेने आती है उस जगह ले जाने के लिए जहाँ उसे अब रहना है। वो उसे एक रूम में ले जाते हैं जहाँ दो नए एडवेंचरर्स ऑलरेडी रह रहे होते हैं। ब्राउन बालों वाला लड़का अपना नाम नील्स बताता है और ब्लॉन्ड लड़का इतो। दोनों रायो का स्वागत करता है। जैसे ही नीना चली जाती है, नील्स तुरंत उसकी तारीफ करने लगता है और कहते हैं कि उसे वो पसंद है। इतो उसे बोलता है कि सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन जमीन पे रहना भी जरूरी है। फिर वो रायो से बातें करता है कि गिल्ड के हॉल में सब कैसा चल रहा है। तभी नीना एक और नए एडवेंचर के साथ रूम में वापस आते हैं, जो थोड़ा घबराया हुआ अपना इंट्रोडक्शन आमन के रूप में देता है, और फिर चारों लड़के जल्दी ही एक दूसरे के साथ अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसी बीच आबिल अपने दोस्तों को रायो की मैजिक के बारे में बताता है, लेकिन उन्हें लगता है कि ये नामुमकिन है। लीन बताती है कि कोई भी इंसान इतनी दूर से आइस मैजिक इस्तेमाल करके उसे किसी मॉन्स्टर के ऊपर नहीं गिरा सकता, लेकिन आबिल कहता है कि वो भला झूठ क्यों बोलेगा। लीन उसे ये भी याद दिलाती है कि ड्रैगन्स के आसपास एक जादुई बैरियर होता है, इसीलिए उन पर जादू का कोई असर नहीं होता। रिया सोचती है कि अगर आबिल सच कह रहा है तो उसे डर है कि अगर रायो दुश्मन देश के साथ मिल गया तो क्या होगा, लेकिन आबिल कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि रायो एक अच्छा लड़का है। 6 दिन पढ़ाई करने के बाद रायो और आमन को डंजन के बारे में बेसिक चीजें सिखाई जाते हैं। रायो टीचर से पूछता है कि जो फ्लोर्स पहले क्लियर की गई है दूसरे एडवेंचर्स के द्वारा, उनमें अभी भी जा सकते हैं क्या। टीचर बताता है कि हाँ, कुछ डंजन में ये पॉसिबल है। फिर हमें पता चलता है कि उनका शहर एक अंडरग्राउंड डंजन के आसपास बना गया था और कुछ सालों में ग्रेट टाइडल बोर नाम का एक हादसा होता है जिनमें मॉन्स्टर्स की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ जाती है और वो ऊपर तक आ जाते हैं। इसी वजह से शहर 2 दीवारों से घिरी हुई है ताकि मॉन्स्टर्स उन्हें तोड़कर बाहर ना आ सके। अंदर जाते वक्त रायो देखता है कि आमन बहुत डरा हुआ है, इसीलिए वो उसे तसल्ली देता है कि सब ठीक रहेगा। पर तभी अचानक रायो को आगे कुछ महसूस होता है। एक चींटी उनकी तरफ आता है। तब रायो अपनी आइस लेंस का इस्तेमाल करके उसे वही रोक देता है और आमन उसके गर्दन पर मार कर उसे खत्म कर देता है। उसके बाद होटल में रायो और बाकी लोग पार्टी करते हैं और इतो इस बात से इम्प्रेस होता है कि उन्होंने अपने पहले मिशन में ही एक सोल्जर एंड को हरा दिया। नील्स बताता है कि फर्स्ट फ्लोर पर तो सिर्फ चमगादड़ होने चाहिए थे, पर चींटियां वहाँ क्या कर रहे हैं। तभी आबिल वहाँ आता है और बताता है कि वो चींटियां जमीन खोदकर ऊपर आ सकते हैं। फिर वो रायो के नए दोस्तों को अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो लोग उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उनकी मुलाकात क्रिम्सन स्वॉर्ड के आबिल से हो रही है। रायो सोचता है कि आबिल गिल्ड में क्या कर रहा है। आबिल बताता है कि वो अभी अभी एक एडवेंचर से वापस आया है, लेकिन तभी उसके दोस्त उसे वापस बुलाते हैं क्योंकि उन्हें सबसे पहले गिल्ड मास्टर के पास जाना था। आबिल कहता है कि वो बस इन नए एडवेंचर्स को गाइड कर रहा था, पर लीन अचानक रायो को घूरने लगते हैं, लेकिन रिया उसे वापस बुला लेते हैं और सब लोग गिल्ड मास्टर को ढूंढने चले जाते हैं। अगले सुबह
आमोन और रायो दोबारा डंजन में जाते हैं और वही स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हैं जिसमें रायो मॉन्स्टर्स को रोकता है और आमोन उन्हें खत्म कर देता है। ब्रेक के दौरान रायो आमोन से पूछता है कि उसे लड़ाई करना किसने सिखाया। आमोन बताता है कि उसने कीरो नाम के एक आदमी के अंदर ट्रेनिंग ली थी। रायो को पूरा यकीन है कि आमोन आबिल के लेवल तक पहुंच सकता है अगर वो अच्छे से ट्रेनिंग करता रहे। थोड़ा आराम करने के बाद वो लोग फैसला करते हैं कि उन्हें वापस चलना चाहिए। आज के लिए इतना काफी है। अगले दिन रायो लाइब्रेरी जाता है ताकि एल्केमी मैजिक के बारे में और जानकारी ढूंढ सके। एक दो किताबें मिलने के बाद रायो उन्हें लेकर बाहर आता है। सोचता है कि अगर उसे सही में एल्केमी मैजिक सीखना है तो उसे अपनी कॉपीज बनानी होगी क्योंकि अकेले इतना सारा पढ़ना मुमकिन नहीं है। पर तभी सूर्य ग्रहण हो जाता है और सब कुछ अंधेरा हो जाता है। रायो नोटिस करता है कि बाकी सब लोग गायब हो चुके हैं। अचानक उस पर एक फायर ब्लास्ट होता है लेकिन वो आइस सील से खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। एक डीमन रायो की तरफ बढ़ती है और पूछते है कि एक इंसान इस दुनिया में कैसे आ गया। रायो समझ जाता है कि वो जरूर किसी दूसरे डिमेंशन में है, इसीलिए वो भागने के बारे में सोचता है। पर वो लड़के तुरंत उसके दिल की तरफ विंड मैजिक से हमला करते हैं। रायो अपने कपड़े की वजह से बच जाता है और लड़की पहचान लेती है कि वो फेरी किंग की है। पर ये उसे मिला कैसे? जब उसके मैजिक काम नहीं करते तो वो अपनी तलवार इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। इसलिए रायो भी अपनी तलवार निकाल लेता है। दोनों ऑलमोस्ट बराबर टक्कर के होते हैं। इसलिए लड़की दोबारा मैजिक यूज करने की कोशिश करती है लेकिन रायो इस बार अपने आइस लेंस से उसकी मैजिक को कैंसिल कर देता है। रायो उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन देखता है कि उसे जितनी भी चोट लगी थे वो सब हील हो रही है और आखिर में लड़की उसे पीछे धकेल कर एक बिल्डिंग में गिरा देता है। तभी अचानक कुछ पानी की उबलती हुई बूंदे ऊपर से गिरते हैं और लड़की को जला देते हैं। वो जल्दी से अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करके खुद को बचा लेते हैं। रिकवर होने के बाद वो एकदम एक्साइटेड होकर बाहर निकलते हैं क्योंकि पहली बार किसी इंसान ने उसे असली दर्द महसूस कराया है। वो कहते हैं कि वो रायो के साथ थोड़ा और मजे करना चाहते थे लेकिन उसके पास ज्यादा टाइम नहीं होता क्योंकि सूर्य ग्रहण अब खत्म होने वाला था। उसे यकीन है कि वो दोनों दोबारा जरूर मिलेंगे। फिर वो अपना नाम लियोनोर बताते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। रायो भी तब समझ जाता है कि उसे और ताकतवर बनना पड़ेगा क्योंकि अगर उसके पास फेरी किंग का कपड़ा नहीं होता तो वो कब का मर चुका होता है। वो लाइब्रेरी जाकर अपनी पसंद की किताबें खरीदने का फैसला करता है। जब वो अपने कमरे में वापस आता है तो हैरान होता है कि उसके दोस्त वहाँ नहीं है। बाहर देखने पर पता चलता है कि सब लोग जमीन पर गिरे हुए हैं और उन्हें बुरी तरह पीटा गया है। फिर रायो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उनमें से 4 लड़कों को तुरंत हरा देता है। उनका लीडर दान रायो पर हमला करता है लेकिन रायो उसे भी आसानी से हरा देता है और कहता है आ चलो फिर थोड़ा हॉट स्प्रिंग का मजा लेते हैं, एकदम फ्रेश लगेगा। अगले सुबह हामोन और बाकी लोग दोबारा डंजन में जाते हैं। कुछ गॉब्लिन्स को हराने के बाद नील्स कहता है कि उन्हें वापस जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने आज के लिए ऑलरेडी काफी पैसे कमा लिया है। इसी बीच शहर के बाहर रायो सोचता है कि लियोनोर उससे ज्यादा तेज इसलिए थे क्योंकि वो विंड मैजिक का इस्तेमाल कर रहे थे। क्या मैं भी वाटर मैजिक की मदद से ऐसा कुछ कर सकता हूँ? वो सोचता है कि वाटर जेट का इस्तेमाल करना कैसा रहेगा क्योंकि उनकी मदद से वो पानी के नीचे भी मूव कर पाएगा। लेकिन जब वो ऐसा करता है तो मुश्किल से ही आगे बढ़ पाता है। निराश होकर वो लाइब्रेरी की तरफ चला जाता है ताकि थोड़ा जानकारी इकट्ठा कर सके। इसी बीच लिन सारी वाटर मैजिक वाली किताबें चेक करते हैं ताकि रायो के अटैक्स के बारे में थोड़ा जान सके जैसा आबिल ने उसे बताया था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। इसलिए वो सोचते हैं कि शायद रायो ने वो स्पेल खुद से बनाया था। लेकिन फिर इसका मतलब ये होगा कि रायो भी इन्फर्नो मैजिशियन के लेवल पर है। यहाँ गिल्ड में ईतो रिसेप्शनिस्ट नीना को बताती है कि उन्होंने 5th फ्लोर पर गॉब्लिन्स देखे हैं। नीना उन मैजिक स्टोन्स को चेक करते हैं और तुरंत गिल्ड मास्टर को इन्फॉर्म करने के लिए चले जाते हैं। गिल्ड मास्टर भी ये सुनकर हैरान होता है क्योंकि गॉब्लिन आर्चर्स को तो 10 फ्लोर के बाद दिखाई देना चाहिए। इसलिए वो क्रिम्सन स्वॉर्ड और व्हाइट ब्रिगेड पार्टी को इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाता है। आबेल आता है लेकिन व्हाइट ब्रिगेड को भी बुलाया गया है ये सुनकर वो खुश नहीं होता क्योंकि उसे उनके लीडर फेल से बात करने में प्रॉब्लम होते हैं। जब आबेल की पार्टी गिल्ड मास्टर से मिलने चाहते हैं पता चलता है कि व्हाइट ब्रिगेड पार्टी का लीडर फेल्स पहले से वहाँ होता है, पर आबेल को वो बिल्कुल पसंद नहीं होता। इसलिए वो खुद को किसी तरह कंट्रोल करता है। गिल्ड मास्टर ह्यू उन्हें सिचुएशन के बारे में बताता है और डंजन को इन्वेस्टिगेट करने को कहता है। ह्यू के मुताबिक
ये टाइडल बोर्ड का संकेत हो सकता है, क्योंकि पिछला टाइडल बोर्ड 10 साल पहले हुआ था। वो उन्हें इनाम में 100 गोल्ड कॉइन्स और वापस आने पर 200 गोल्ड कॉइन्स देने का ऑफर देता है। फेल्प्स पूछता है कि अगर उन्हें पता चला कि टाइडल बोर्ड शुरू हो चुका है तो उन्हें क्या करना चाहिए। ह्यू बताता है कि उनका काम सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना है और खतरा दिखते ही उन्हें पीछे हटना होगा ताकि वो वापस आकर दीवारों को बंद कर सके। अगले सुबह रायो अपने दोस्तों को बताता है कि वो नॉर्डर्न लाइब्रेरी जा रहा है, क्योंकि वहाँ एल्केमी मैजिक के बारे में बहुत एडवांस किताबें हैं। आमन बताता है कि वहाँ कुछ ऐसे किताबें भी हैं जिन्हें देखने की इजाजत किसी को नहीं है, और ये सुनकर रायो एक्साइटेड हो जाता है। जब रायो नॉर्डर्न लाइब्रेरी पहुँचता है तो वो देखता है कि ये जगह तो भाई बहुत बड़ी है, इसलिए उसे जो भी किताबें चाहिए उन्हें ढूंढने में किसी की मदद लेनी ही पड़ेगी। अकेले तो मुमकिन नहीं है भाई। इधर उधर घूमते हुए उसकी मुलाकात दोबारा सेरा से हो जाते हैं। इसी बीच क्रिम्सन स्वॉर्ड और व्हाइट ब्रिगेड पार्टी डंजन में जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन आबेल को कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा, इसलिए वो लिन से कहता है कि विंड मैजिक का इस्तेमाल करके फर्स्ट फ्लोर को स्कैन करे। तब लिन को पता चलता है कि वहाँ हजारों मॉन्स्टर्स उनका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए ह्यू घोषणा करता है कि ये एक इमरजेंसी है और सभी एडवेंचरर्स को डंजन की तरफ जाने का आदेश देता है। यहाँ लाइब्रेरी में सेरा रायो को दोबारा देखकर खुश होती है और पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है। रायो डीमंस के बारे में पूछना चाहता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि ये अजीब लगेगा, इसलिए वो उसे बताता है कि वो एल्केमी मैजिक के बारे में जानने आया है। सेरा हैरान होती है क्योंकि एल्केमी मैजिक सीखना बहुत ही मुश्किल है, पर रायो बताता है कि वो असल में एक गोलेम क्रिएट करना चाहता है, इसलिए सेरा उसे कुछ किताबें दिखाने ले जाते हैं जो शायद उसकी मदद कर सकते हैं। इसी बीच डंजन में मॉन्स्टर्स गेट तोड़कर बाहर निकल आता है। एडवेंचरर्स उन पर तीर और फायरबॉल से हमला करते हैं, लेकिन गॉब्लिन्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ह्यू टेंशन में आ जाता है। आबेल लिन से कहता है कि वो अपना माना बचा कर रखे, लेकिन उनके तीर भी खत्म होने लगते हैं। कुछ घंटों बाद गॉब्लिन्स को आखिरकार हरा दिया जाता है, इसीलिए ह्यू क्रिम्सन स्वॉर्ड और व्हाइट ब्रिगेड को बॉस को ढूंढने का आदेश देता है। फिर उनका सामना 3 गॉब्लिन जनरल से होता है और आबेल फैसला करता है कि वो और फेल्प्स एक जनरल को संभाल लेंगे, जबकि रिया और सेना मिलकर तीसरे को हराएंगे, क्योंकि गॉब्लिन किंग के आने से पहले उन्हें जनरल्स को हराना जरूरी है। लड़ाई शुरू होते ही आबेल एक जनरल का हाथ काट देता है, इसलिए उसे लगता है कि वो उन्हें आसानी से हरा देगा, लेकिन अचानक उसे खतरा महसूस होता है और वो सबको तुरंत नीचे झुकने का आदेश देता है। तभी एक पावरफुल विंड स्लैश तीनों गॉब्लिन जनरल्स को काट देता है, लेकिन आबेल की वार्निंग की वजह से बाकी से बच जाते हैं। अब गॉब्लिन किंग सामने आ जाता है, इसलिए आबेल और फेल्प्स उस पर अटैक करने के लिए दौड़ते हैं। फेल्प्स का भाला गॉब्लिन किंग के आर्मर को छेड़ नहीं पाता, लेकिन आबेल अपनी परफेक्ट शैडो टेक्निक से किंग के हमलों को डॉज करता है और उस पर वार करता है, पर वो जानता है कि ये काफी नहीं होगा उसे हराने के लिए, इसलिए वो लिन को पुकारता है, जो तब तक अपनी विंड बुलेट स्पेल चार्ज कर रहे थे, और सिर्फ इसी हमले से गॉब्लिन किंग की धज्जियां उड़ जाती है। अब जब रायो एडवेंचर्स गिल्ड में वापस आता है तो वो समझ नहीं पाता कि सब लोग किस बात की पार्टी कर रहे हैं। इसी बीच ह्यू अपने ऑफिस में बैठा होता है और सोचता है कि काश वो भी बाकी लोगों के साथ ड्रिंक कर पाता, लेकिन उसका इतना सारा काम पड़ा हुआ है। यहाँ लिन रायो से पूछता है कि क्या वो सच में हवा में बर्फ की दीवारें बना सकता है। रायो कहता है कि हाँ, मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन ये बहुत मुश्किल है यार, इसे सीखने में कितना टाइम लग गया था मुझे, बाप रे। फिर वो पूछते हैं, अच्छा रायो, तुम इस स्पेल को करने के लिए कौन सा मंत्र यूज करते हो? लेकिन रायो बताता है कि स्पेल कास्ट करने के लिए मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं होती। तब आबेल समझाता है कि रायो बिना मंत्र के मैजिक यूज कर सकता है, लेकिन लिन यकीन नहीं कर पाते कि ये कैसे मुमकिन है। फिर रायो अपने कमरे में वापस आता है, लेकिन बाहर देखता है कि कुछ नाइट्स एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। वो उसे अपने साथ ले जाने वाले होते हैं। तभी दान अचानक उन्हें रोकता है। उनमें से एक अपनी तलवार निकालता है और दान को खत्म करने की धमकी देता है, लेकिन अचानक वो जमीन पर गिर जाता है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर वो खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा, और इसी वक्त फेल्प्स वहाँ आकर नाइट से रुकने को कहता है। तभी हमें
पता चलता है कि फेल्प्स एडवेंचरर होने के साथ साथ एक नॉवल भी है और उसका फादर रॉयल नाइट्स का कमांडर रह चुका है। और ये सब जानकर वो नाइट्स वहाँ से भाग जाते हैं। फेल्प्स दान की तारीफ करता है कि उसने लड़की को बचाया और उससे कहता है कि वो उसे उसके दोस्तों के पास वापस ले जाए। उस शाम आबेल रायो के साथ डिनर करने आता है, लेकिन रायो समझ नहीं पाता कि आबेल अकेला क्यों है। तब आबेल समझाता है कि उसे रायो की मदद चाहिए और दोनों शहर में घूमने लगते हैं। आबेल बताता है कि उसे कुछ बदमाश रॉयल नाइट से डील करना है, लेकिन रायो को एक गली में कुछ अजीब से आदमी दिखते हैं, इसलिए दोनों उनका पीछा करने का फैसला करते हैं। अचानक वो आदमी उन पर हमला कर देते हैं, पर रायो अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें बेहोश कर देता है। आबेल देखता है कि उनके पास एक जादुई औजार भी है जो रायो को बहुत पसंद आता है। फिर उन्हें पता चलता है कि ये लोग सी रैंक एडवेंचर्स है और जैकलैंड नाम की जगह से आए हैं। इसी बीच फेल्प्स शहर में घूम रहा होता है, लेकिन वो पहले वाले नाइट्स उसका पीछा कर रहे होते हैं क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहते हैं। पर अचानक वो हिल नहीं पाते। तब शीना उनके पीछे से आते हैं और अपने इन्फर्नो स्पेल का इस्तेमाल करके उन्हें खत्म कर देते हैं। अगले दिन ह्यू एक क्लाइव नाम के आदमी से बात कर रहा होता है। ह्यू गुस्से में होता है क्योंकि क्लाइव डंजन को दोबारा खोलना चाहता है। क्लाइव समझाता है कि मिनिस्टर ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स ने उनकी टीम को परमिशन दी है ऐसा करने की, इसलिए ह्यू को उनकी बात माननी होंगे। लेकिन ह्यू कहता है कि ये तो पागलपन है भाई। आर्थर नाम का आदमी ह्यू को बताता है कि वो पड़ोसी शहरों से खाना पानी लाएंगे ताकि गिल को मदद कर सके, लेकिन क्लाइव ह्यू से कहता है कि उसे फिर भी डंजन को खोलना ही होगा। ह्यू मान जाता है उसकी बात, पर बताता है कि अगर उनकी टीम के साथ कुछ बुरा होता है तो इसमें गिल जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले ग्रेट टाइडल वॉर हुआ था। यहाँ हम देखते हैं कि रायो की मुलाकात नाताली नाम की एक लड़के से होते हैं जो उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे एडवेंचर्स गिल्ड तक ले चले, क्योंकि उसे एक लेटर पहुँचाना है। वो लेटर क्रिम्सन स्वर्ड पार्टी को दिखाते हैं और आबेल समझ आता है कि कोर्ट मैजिशियंस उस डंजन को जांच करने के लिए सपोर्ट मांग रहे हैं, लेकिन वो बताता है कि डंजन को बंद रखने का एक और कारण भी है। कुछ सालों पहले जब पिछला टाइडल वॉर हुआ था तब एक ए रैंक पार्टी डंजन के अंदर गए थे, पर कभी वापस लौट कर नहीं आए। रायो फिर सोचता है कि तुम लोग करो जो करना है, मैं तो खाना खाने चला भाई। अब लिन को पता चलता है कि नटाली असल में ग्रेट वाटर मेजेस के परिवार से है। फिर आबेल नटाली से कहता है कि अगर वो कभी भी किसी मुसीबत में हो तो रायो को ढूंढे, क्योंकि वो उन सब में से सबसे ताकतवर है, और उसे बताता है कि रायो कहाँ मिल सकता है। यहाँ एडवेंचर्स डंजन में एंटर करने की तैयारी करते हैं। आर्थर एबेल को माना डिटेक्टर दिखाता है और बताता है कि जो भी चीज से डिटेक्ट करेगा उसकी जानकारी एनालिसिस टीम तक पहुँच जाएगी। फिर वो अपने पार्टी को आगे बढ़ने के लिए कहता है और बताता है कि वो आज सिर्फ 3rd फ्लोर तक ही जाएंगे। आर्थर कहता है कि वो उनसे बहुत उम्मीद कर रहा है। 3 दिन बाद पता चलता है कि एबेल की पार्टी 7th फ्लोर तक पहुंच गए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं मिला। इसलिए आबेल सोचता है कि उन्हें और गहराई तक जाना चाहिए। तब उन्हें रॉयल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुछ लोग दिखते हैं और यह बताते हैं कि वो ये जांच कर रहे हैं कि टाइडल वॉर के दौरान मॉन्स्टर्स किस फ्लोर से आते हैं। यह एडवेंचर्स गिल्ड में ह्यू कुछ ई रैंक और एफ रैंक एडवेंचर्स को बताता है कि उन्हें दूसरे शहर से खाना लाने जाना होगा, लेकिन रायो से पूछता है कि टाइडल वॉर के दौरान जो मैजिक स्टोन्स मिले थे उनका कलर क्या था। ह्यू बताता है कि उन सभी मैजिक स्टोन्स का कलर फीका पड़ गया था। यहाँ डंजन में क्लाइव को एक दरवाजा दिखाई देता है और जब उसके साथ ही हथियार लेकर उस गेट को जांच करने की कोशिश करते हैं, सारे लोग अचानक गायब हो जाते हैं। आबेल और बाकी लोग समझ ही नहीं पाते कि आखिर हुआ क्या, ये कौन सी जगह है। पर क्लाइव समझ आता है कि गेट ने उन्हें किसी और जगह टेलीपोर्ट कर दिया है और सोचता है कि शायद यही वो जगह है जहाँ से टाइडल वॉर के मॉन्स्टर्स आए थे। उसे लगता है कि इतनी बड़ी खोज के लिए उसे यूनिवर्सिटी का हेडमास्टर बना दिया जाएगा, लेकिन तभी एक आदमी दूर कुछ देखता है और सब नोटिस करते हैं कि मॉन्स्टर्स उनकी तरफ आ रहे हैं। यहाँ एनालिसिस टीम को पता चलता है कि आबेल की पार्टी गायब होते हैं तुरंत 40वें फ्लोर पर माना डिटेक्ट होते हैं, लेकिन वो रीडिंग भी ज्यादा देर तक नहीं रहते। क्रिस्टोफर समझ आता है कि शायद वो लोग 10th फ्लोर से सीधा 40वें फ्लोर पर टेलीपोर्ट हो गया है, लेकिन ये बात ठीक नहीं है क्योंकि आज तक कोई भी इंसान इतनी गहराई तक नहीं जा पाया है। इसलिए उसने गिल्ड मास्टर को इस पूरे हालत के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए एक मैसेंजर भेज दिया
है ताकि वो तुरंत कुछ कर सके। लेकिन उसके बाद नटाली अचानक वहाँ से भाग जाते हैं। जब ह्यू को इस सिचुएशन के बारे में पता चलता है तो वो यकीन नहीं कर पाता कि इन्वेस्टिगेशन टीम गायब हो गई है। इसलिए वो खुद डंजन में जाकर देखने का फैसला करता है कि आखिर वह हो क्या रहा है। फिर हम रायो को लाइब्रेरी में देखते हैं जहाँ उसकी मुलाकात सेरा से होते हैं। रायो उसे बताता है कि वो ग्रेट टाइटल बोर्ड्स के बारे में और जानना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं कि कहाँ से शुरू करे। इसलिए सेरा उसे लाइब्रेरी दिखाते हैं और बताते हैं कि सूर्य ग्रहण हमेशा टाइटल बोर्ड से पहले होता है, लेकिन ये हाल ही में जो सूर्य ग्रहण हुआ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। रायो फिर उसे मैजिक स्टोन्स के बारे में पूछता है। सेरा बताते हैं कि मॉन्स्टर जितने लंबे समय तक जिंदा रहता है उनका मैजिक स्टोन उतना ही ज्यादा चमकदार हो जाता है। लेकिन रायो पूछता है कि अभी जो टाइटल बोर्ड हुआ उन मॉन्स्टर्स के मैजिक स्टोन का कलर फीका क्यों था। तब सेरा बताते हैं कि वो मॉन्स्टर शायद नए नए पैदा हुए थे। लेकिन रायो को अजीब लगता है कि गॉब्लिन जनरल्स और गॉब्लिन किंग भी अचानक पैदा हो गए होंगे। वो सोचता है कि क्या कोई इंसान उन्हें क्रिएट कर सकता है। सेरा बताते हैं कि पहले जितने भी टाइटल बोर्ड्स हुए थे वहाँ मिलने वाले मैजिक स्टोन्स भी फीके रंग के थे। यहाँ दूसरी तरफ आर्थर सोच में पड़ जाता है कि क्या उनकी चीजें अभी भी काम कर रहे हैं। एक आदमी बताता है कि हाँ, उनका माना डिटेक्टर अभी भी एक्टिव है। रिया बताते हैं कि ये उसे सेंचुरी स्क्वायर की याद दिलाता है, जो एक अल्टीमेट डिफेंसिव मैजिक है और किसी भी जादू या हमले को डिफ्लेक्ट करता है। आबिल समझ आता है कि वो लोग एक बैरियर के अंदर फंस गए हैं। इसलिए वो लिन से प्रोब मैजिक इस्तेमाल करके पूरे जगह को चेक करने को कहता है। वो स्पेल कास्ट करते हैं और बताते हैं कि आसपास हजारों इंसान हैं, लेकिन उनके बीच 50 ऐसे जीव मौजूद है जो उसने पहले कभी नहीं देखा। आर्थर सोचता है कि शायद वो इंसान क्लाइव और उसकी टीम है, इसलिए वो उन्हें ढूंढने का फैसला करता है। पर यह क्लाइव की टीम पर हमला हो जाता है। वो लोग अपने बैरियर्स का इस्तेमाल करके किसी तरह खुद को बचाते हैं। क्लाइव समझ जाता है कि इस जगह में डीमंस है। उसके आदमी आगे बढ़ते हैं, लेकिन डीमंस उन्हें आसानी से हरा देते हैं और सबको समझ आ जाता है कि वो उनके सामने टिक नहीं सकते। क्लाइव और उसके बचे हुए साथी बैरियर के अंदर छुप जाते हैं और क्लाइव को लगता है कि अब सब खत्म है। तभी कुछ जादुई तीर डीमंस को मार गिराते हैं। रिया यकीन नहीं कर पाते कि वो तीर उन्हें लग कैसे रहे हैं, क्योंकि डीमंस पर जादू का असर नहीं होता। लेकिन आर्थर का मानना है कि अगर मेजेस साथ मिलकर काम करे तो वो डीमंस को हरा सकते हैं। वो लगातार हमला करते रहते हैं, लेकिन आर्थर समझ जाता है कि डीमंस को हराने से पहले ही उनका माना खत्म हो जाएगा। तब आबेल कहता है कि अब उन्हें खुद से लड़ना होगा। वो सब आगे बढ़ता है और अपने रास्ते में आने वाले सारे डीमंस को हराते जाता है। लेकिन अचानक लीन बेहोश हो जाते हैं और रिया बताते हैं कि उनका माना भी खत्म हो गया है। आबेल देखता है कि अब सिर्फ 6 डीमन बचे हैं। रिया बताते हैं कि उनका लीडर एक डीमन प्रिंस है और वो इतना पावरफुल है कि सिर्फ एक हीरो ही उसे हरा सकता है। आबेल फिर भी उससे लड़ना चाहता है और 2 डीमंस को हरा देता है, लेकिन प्रिंस उसके दोस्तों को दूर फेंक देता है। रिया उसे बताते हैं कि वो लोग ठीक है, लेकिन प्रिंस अचानक आबेल पर हमला करता है। आबेल समझ जाता है कि वो उसकी स्पीड और ताकत के सामने टिक नहीं पाएगा। मेजर्स उस पर हमला करते हैं, लेकिन उनके स्पेल्स का भी कोई असर नहीं होता। प्रिंस आबेल की तरफ बढ़ता है, इसलिए आबेल अपने स्वॉर्ड स्किल का इस्तेमाल करके टाइम को स्लो कर देता है और प्रिंस के सर पर हमला करता है, लेकिन प्रिंस उस हमले से बचकर पलटवार करता है। आबेल घुटनों पर गिर जाता है और प्रिंस उसे खत्म करने वाला होता है कि तभी अचानक रायो वहाँ आता है। रायो कहता है कि प्रिंस को वो संभाल लेगा, पर आबेल उसे चेतावनी देता है कि वो बहुत ताकतवर है। लेकिन रायो कहता है, अरे टेंशन मत लो भाई यार, मेन कैरेक्टर तो मैं ही हूँ ना, ऐसे छोटे मोटे साइड कैरेक्टर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर वो वाटर जेट का इस्तेमाल करके कुछ डीमंस को गिरा देता है, जिसे देखकर प्रिंस की भी फटने लगती है। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि असल में नटाली ने रायो को इन सब के बारे में बताया था। रायो नटाली से पूछता है कि उसने उसे क्यों ढूंढा। नटाली बताते हैं कि एबल ने उसे कहा था कि जब भी उसे मदद की जरूरत हो वो रायो को ढूंढे। रायो खुश होता है कि एबल ने ऐसा कहा और नटाली को बताता है कि वो सब संभाल लेगा। वो एंट्रेंस की तरफ दौड़ता है, लेकिन गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर रायो अपने आइस वॉल का इस्तेमाल करके उन्हें साइड में कर देता है और अंदर चला जाता है। रायो को पता है कि इन्वेस्टिगेशन टीम 46वें फ्लोर पर है, लेकिन वो सीढ़ी से जाना नहीं चाहता, इसलिए वो अपने वाटर जेट का इस्तेमाल करके फ्लोर्स के बीच से सीधा नीचे आता है। अब वापस यहाँ पर हम देखते हैं कि रायो अटैक करने के लिए तैयार होता है। डीमन
डीमन प्रिंस उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन रायो उसका सर काट देता है। आबेल ये देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन प्रिंस अपना सर उठाकर दोबारा लगा लेता है। रायो समझ जाता है कि प्रिंस थोड़ा मजबूत है, लेकिन फिर भी कमजोरी है। रायो कहता है, तुम रीजनरेट कर सकते हो ना, चलो फिर देखते हैं तुम कितने देर तक करोगे। वो वाटर जेट का इस्तेमाल करके उसके बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा रहता है, और जब प्रिंस अपने लिमिट तक पहुंचता है उसका मैजिक स्टोन तबाह हो जाता है और वो भी धूल में बदल जाता है। आबेल रायो का शुक्रिया करता है और इनाम के तौर पर उसे खाना खिलाने का वादा करता है। आर्थर भी रायो का शुक्रिया करता है, लेकिन बताता है कि इस लड़ाई में उनके कुछ लोग मारे गए हैं। आबेल कहता है कि डीमन से मिलने वाले मैजिक स्टोन्स को बेचकर वो सारे पैसे उन शहीद लोगों को परिवारों को दे देना चाहिए। रायो ये सुनकर हैरान होता है कि उन्होंने डीमंस के साथ लड़ाई की थी। अरे मुझे लगा था कि ये कोई हल्का फुल्का मॉन्स्टर था। फिर आबेल बताता है कि डीमंस लगभग 100 सालों से दिखाई नहीं दिए थे। तब रायो लियोनोर के बारे में सोचता है कि क्या आकुमास डीमन से अलग होता है। वो सबको बताता है कि जब वो यहाँ आ रहा था तब उसने 39 फ्लोर पर कुछ अजीब सा महसूस किया था, इसलिए वापस आते वक्त वो उस जगह को चेक करना चाहता है। आबेल नोटिस करता है कि डीमंस के मैजिक स्टोन्स काले रंग के होते हैं और आर्थर के मुताबिक डीमंस स्पेस टाइम मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम रोमन नाम के हीरो को देखते हैं जो अपनी पूरी पार्टी के साथ एक मूर्ति के पास पहुँचता है, लेकिन अचानक लियोनर वहाँ जाते हैं और वो लोग सोचते हैं कि शायद वो डीमन लॉर्ड है। उनमें से एक बताता है कि वो इस मूर्ति का इस्तेमाल करके डीमन लॉर्ड को समन करेंगे, लेकिन लियोनर समझ नहीं पाती कि वो ऐसा क्यों करना चाहता है। रोमन उसे बताता है कि वो डीमन लॉर्ड को हराना चाहता है क्योंकि वो हीरो है। अब लियोनर को लगता है कि अगर ऐसा है तो वो जरूर काफी ताकतवर होगा, इसलिए वो उसे फाइट करने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन वो उसे तुरंत हरा देते हैं। ची तुम ऐसे डीमन लॉर्ड को हराओगे, भाई घर जाके सो जाओ। फिर वो उस मूर्ति से वो काले रंग का गोला ले लेते हैं और साथ ही बताते हैं कि वो असल में डीमन लॉर्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन एडवेंचर्स उसकी बात पर यकीन नहीं करते क्योंकि वो बहुत ही ताकतवर है। फिर लियोनर उन्हें रायो के बारे में बताते हैं कि वही एक लौता इंसान है जो उसकी बराबरी कर सकता है। जाते वक्त लियोनर एक पोर्टल के थ्रू गायब हो जाते हैं और रोमान से कहते हैं कि किसी डीमन को हराने के लिए उसे अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। दूसरी तरफ रायो और बाकी सब देखते हैं कि सीरियो के पास कुछ एडवेंचर्स उनका इंतजार कर रहे हैं। आर्थर सोचता है कि शायद वो क्लाइव की टीम के लोग होंगे। तभी अचानक उन्हें जमीन पर एक अजीब सा आर्टिफैक्ट मिलता है। आर्थर देखता है कि उस आर्टिफैक्ट से माना रिलीज हो रहा है, इसलिए वो उसे अपने बैग में रख लेता है और कहता है कि इसे सबूत के तौर पर वापस ले जाना चाहिए। वो लोग सरफेस पर वापस पहुंचते हैं और ह्यू उन्हें जिंदा देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि रायो डंजन के अंदर इतनी जल्दी में क्यों चला गया था। आर्थर बताता है कि रायो ने उनकी जान बचाई। ये सुनकर ह्यू हैरान हो जाता है, इसलिए आर्थर ह्यू को पूरी सिचुएशन बताता है। वो कहता है कि अगर रायो बीच में नहीं आता तो आबेल भी नहीं बच पाता और रायो ने उन डीमंस को एक चुटकी में हरा दिया था। लेकिन आर्थर को लगता है कि अगर नोबल्स को रायो की शक्तियों के बारे में पता चला तो वो उसे परेशान करेंगे, इसलिए वो दोनों फैसला करते हैं कि रायो के बारे में किसी को भी पता नहीं लगने देंगे। अगले दिन रायो शहर में घूम रहा होता है और अचानक उसे करी की खुशबू आती है। वो पास के एक दुकान में चला जाता है जहाँ उसे सेरा मिलते हैं। सेरा रायो से पूछते हैं कि वो कहाँ रहता है। रायो कहता है अभी तो मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ, पर सेरा तुम गिल में क्यों नहीं दिखते। तब सेरा बताते हैं कि वो कैपिटल के बाहर काम कर रही है और रॉयल नाइट्स को वो तलवार चलाना सिखाते हैं। फिर वो रायो को एक प्रैक्टिस मैच के लिए चैलेंज करते हैं और दोनों एरिना पहुँचते हैं। अपने अपने तलवार लेकर वो दोनों लड़ाई शुरू करते हैं और नाइट से देखकर हैरान रह जाता है कि रायो सेरा की बराबरी कर रहा है। सेरा भी उसके स्किल्स देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि अब थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। रायो उसके हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सेरा की स्पीड के सामने वो कुछ नहीं कर पाता। सेरा उसके तलवार तोड़ देते हैं, इसीलिए रायो ना चाहते हुए भी हार मान लेता है। फिर भी सेरा को यकीन नहीं होता कि रायो उसके अटैक्स को तब भी
ब्लॉक कर पा रहा था जब वो अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए विंड मैजिक का इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन तभी रेलिता नाम की एक मेड उसे याद दिलाती है कि अब मास्टर अल्फोंसो को ट्रेनिंग देने का समय हो गया है। फिर रेलिता रायो को गेट तक ले जाते हैं जहाँ उसकी मुलाकात ह्यू से होते हैं। ह्यू से अपने गाड़ी में साथ चलने के लिए कहता है और इन्वेस्टिगेशन टीम को बचाने के लिए वो रायो का शुक्रिया करता है। लेकिन क्योंकि वो बिना परमिशन के डंजन में चला गया था इसलिए सजा तो उसे मिलेगी। वो रायो को एक काम देता है और कहता है कि उसे कुछ व्यापारियों को विटनेस नाम की एक जगह तक गाइड करना होगा। इसके बाद नील्स रायो को बताता है कि उसके गांव की तरफ से गिल्ड में एक क्वेस्ट आया है शिकार करने का और वो उसे एक्सेप्ट करना चाहता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि ये डी रैंक क्वेस्ट है। हमें पता चलता है कि नील्स और उसके दोस्त अभी भी ई रैंक एडवेंचर्स है, इसलिए वो क्वेस्ट पूरा करने के लिए रायो के साथ एक पार्टी बनाना चाहता है। आमोन बताता है कि गांव के आसपास गॉब्लिन्स और स्केलेटन्स है और ये सुनकर रायो तुरंत वो क्वेस्ट एक्सेप्ट करने का फैसला करता है। वो ह्यू से बात करते हैं जो बताता है कि दो पार्टीज ने ये क्वेस्ट एक्सेप्ट की थी पहले, लेकिन दोनों ही फेल हो गए। इसीलिए वो नील्स और उसके दोस्तों को सावधान रहने के लिए कहता है क्योंकि पहले पार्टी बुरी तरह घायल होकर वापस आए थे। रायो और उसके दोस्त गाँव पहुँचते हैं और गाँव वाले नील्स का स्वागत करते हैं। फिर वो अपने दोस्तों को गाँव के मुखिया बोलान से मिलवाता है। नील्स उसे पूछता है कि पहले जो मदद करने के लिए जो एडवेंचर्स पार्टी यहाँ आए थे गाँव वालों ने उनका साथ क्यों नहीं दिया। बोलान समझाता है कि पहली पार्टी ने सारे मॉन्स्टर्स को ईस्टर्न जंगल की तरफ ले गए थे जहाँ बाहरी लोगों का जाना मना है। इसीलिए जब दूसरी पार्टी वहाँ मदद करने के लिए पहुँचे गाँव वालों ने उन्हें तुरंत भगा दिया। उस शाम नील्स का भाई नीलॉय बताता है कि नील्स हमेशा गाँव छोड़ना चाहता था, लेकिन उनके माँ बाप की डेथ हो गए थे। इसीलिए नील्स को घर पर ही रुक कर उसकी देखभाल करने पड़े जब तक वो 18 साल का नहीं हो गया। तभी नील्स उनके पास आता है और बताता है कि काउंसिल ने उन्हें शिकार करने की परमिशन दे दी है। वो कहता है कि गांव के 2 सीक्रेट्स है। पहला सीक्रेट उनका गार्डियन बीस्ट है जो उसी जंगल में रहता है और दूसरा सीक्रेट उनका श्राइन है, लेकिन मुखिया साहब उन्हें उसके बारे में बताएगा, इसलिए उन्हें कल तक वेट करना होगा। अगले दिन बोलान उन्हें वो जगह दिखाता है जहाँ उसने गॉब्लिन्स को देखा था। जमीन पर पैरों के निशान देखकर नील सोचता है कि गॉब्लिन्स का घोंसला पास ही होगा। तभी रायो 10 गॉब्लिन्स को सेंस कर लेता है और बताता है कि वो 5 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए वो ट्रैप्स लगाने का फैसला करता है। फिर हम गॉब्लिन्स को जंगल में घूमते हुए देखते हैं। तभी रायो उन्हें फ्रीज कर देता है और उनके दोस्त उन्हें हरा देते हैं, लेकिन गुफा से एक गॉब्लिन जनरल वहाँ आता है। नील्स को लगता है कि वो उसे हरा नहीं सकते, इसलिए वो भागने का फैसला करता है, लेकिन रायो उसे अपनी बर्फ के जंजीरों से जमीन पर पटक देता है और नील्स उसे खत्म कर देता है। वो गांव वापस जाते हैं जहां उनकी मुलाकात एल्डर नासू से होती है। नासू उनकी तारीफ करते हैं कि उन्होंने गॉब्लिन्स को हरा दिया और उन्हें उस जंगल तक ले जाते हैं जहां किसी और का जाना मना था। ईतो उसके छड़ी पर लगे उस ताबीज के बारे में पूछता है कि क्या वो अर्थ मदर गॉडेस का है। रायो उसे उस भगवान के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि वो पैंथियन ऑफ 7 का हिस्सा है। फिर एल्डर नासू बताते हैं कि वो अभी भी हीलिंग मैजिक यूज कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा अलग टाइप का होता है। इसी तरह वो एक गुफा तक पहुँचते हैं जहाँ नासू गार्डियन बीज को पुकारते हैं और एक बड़ा सा भेड़िया वहाँ आता है जिसका नाम है कुसिन। नासू यकीन नहीं कर पाती कि उसने रायो को अपना नाम बताया क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। फिर कुसिन बताता है कि मंदिर के आसपास स्केलेटन्स है और उसने एक भयंकर मॉन्स्टर को अंदर ट्रैप करके रखा है। वो वादा करता है कि स्केलेटन्स को हराने के बाद वो उस मॉन्स्टर को छोड़ देगा। ये तो अपने लाइट मैजिक से स्केलेटन्स को खत्म करता है। वो श्राइन को खोलता है और देखता है कि अंदर एक आर्क स्केलेटन है। जैसे कुसिन सील को हटाता है वो स्केलेटन बाहर आ जाता है, लेकिन रायो जमीन को बर्फ से ढक देता है और उस स्केलेटन के फिसलते ही नील्स उसे खत्म कर देता है। फिर सब लोग श्राइन के अंदर जाते हैं। नासो बताते हैं कि वो पहले कभी अंदर नहीं गए थे, लेकिन वो नोटिस करते हैं कि उस मूर्ति के हाथ में जो गोला है उसका एक हिस्सा गायब है। वो बताते हैं कि पहले वो पत्थर ग्लो करता था, लेकिन अब अचानक टूट गया है। वो सोचते हैं कि शायद इसी पत्थर की वजह से गॉब्लिन्स पैदा हो रहे थे, इसीलिए वो गुफा को बंद रखने का ही फैसला करते हैं। गांव छोड़ने के बाद लड़के लोग सोचते हैं कि एडवेंचर्स बने हुए उन्हें ऑलमोस्ट 1 साल होने वाले हैं, इसीलिए अब वो हॉस्टल में नहीं रह सकते और सब लोग घर ढूंढने का फैसला करते हैं। यहाँ दूसरी तरफ
हमें कैरिना में दो मेजर्स को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, लेकिन उनका लेफ्टिनेंट ऑस्कर अचानक उन्हें रोकता है और कहता है कि उन्हें अपने कमांडर फियोना की बात सुननी चाहिए। फियोना बताते हैं कि वो ऑस्कर के साथ विटनेस शहर जा रही है और वो 2 महीने तक वापस नहीं आएंगे, इसलिए उन्हें अपनी ट्रेनिंग जारी रखनी होगी। फिर हम रायो को देखते हैं जो अपना वो बॉडीगार्ड वाला मिशन करने आया होता है, पर इत्तेफाक से वहाँ नील्स और उसके बाकी दोस्त भी होते हैं। रायो समझ नहीं पाता कि उन्हें विटनेस में 9 दिन क्यों बिताना है। नील्स समझाता है कि इसका कारण ओपन फोर्ट फेस्टिवल है जो हर 5 साल में एक बार होता है। उनका ग्रुप विटनेस शहर पहुँचता है और वो व्यापारी लोग उनका शुक्रिया करते हैं उन्हें गाइड करने के लिए। फिर सब साथ में डिनर करते हैं और पता चलता है कि वहाँ का खाना तो बढ़िया है भाई। अगले दिन हम ऑस्कर को विटनेस शहर में आते देखते हैं, लेकिन उसका दोस्त जारकैन उसे बताता है कि ये तो बहुत लंबी लाइन है, अंदर जाने के लिए काफी टाइम लग जाएगा। दूसरी तरफ नोबल्स एक महल में जमा होते हैं जहाँ उनकी मुलाकात इस देश के तीसरे राजकुमार कॉनराड से होते हैं। कॉनराड को लगता है कि फियोना इतने लंबे सफर के बाद थक चुके होंगे, इसलिए वो उसे आराम करने के लिए कहता है और फियोना अपने कमरे में वापस चले जाते हैं। फियोना उसके मेड मारी से कहते हैं कि उसे खुशी है कॉनराड ने उसे वहाँ से जाने दिया, क्योंकि उसे दूसरे नोबल्स के साथ बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे समझ नहीं आता कि कॉनराड पार्टी के सारे मेहमानों को कैसे हैंडल करता है। यहाँ रायो और उसके दोस्त फेस्टिवल में जाता है जहाँ उन्हें पता चलता है कि आबेल उन स्पेशल गेस्ट में से एक है। लिन बाकी लोगों के साथ वहाँ पहुँचते हैं और रायो उन्हें पूछता है कि आबेल यहाँ क्या कर रहा है। रिया समझाते हैं कि ह्यू के आने तक आबेल उसकी जगह गिल्ड मास्टर का काम कर रहा है। लिन जानते हैं कि फियोना इंपीरियल मैजिक डिवीजन की कमांडर है, इसलिए वो सोचते हैं कि क्या ऑस्कर भी आया है। और दोस्तों मैं तुम्हें बता दूं कि फियोना एक कमांडर होने के साथ साथ एक राजकुमारी भी है। फिर रायो उसे पूछता है कि ऑस्कर कौन है, तो रिया समझाते हैं कि वो इन्फर्नो मैजिशियन है। पर तभी अचानक ऑस्कर रायो से टकराने वाला होता है, पर रायो पीछे हट जाता है और नील्स उसे कहता है कि इस भीड़ भाड़ में थोड़ा सावधान रहो यार। दूसरी तरफ आबेल कॉनराड से बात करता है। कॉनराड उसे पहचान लेता है कि वो गिल्ड मास्टर की जगह यहाँ आया है। आबेल कहता है कि उसकी फियोना से मुलाकात हुई थी, इसलिए वो पूछता है कि क्या ऑस्कर भी आया है। कॉनराड समझाता है कि उसे ऑस्कर के बारे में बात करने की परमिशन नहीं है और आबेल से कहता है कि उसे जाना होगा। यहाँ फियोना अपने कमरे में आराम कर रहे होते हैं, तभी ऑस्कर और जारकैन उसका खाना लेकर पहुँचता है। फियोना उसका शुक्रिया करते हैं और उसे अपना मास्टर कहकर बुलाते हैं, लेकिन ऑस्कर कहता है कि सबके सामने उसे मास्टर ना बुलाए। उधर हम आमोन और ईतो को देखते हैं जो निशाना लगाने की कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, पर एक भी तीर निशाने पर नहीं लगता। रायो आबेल से कहता है कि वो भी ट्राई करे। आबेल चैलेंज एक्सेप्ट करता है और सीधा निशाने पर लगा देता है, जिसे देखकर सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर वो रिया को उसके दोस्तों के साथ देखता है और सोचता है कि वो लोग इतना सारा सामान कहाँ ले जा रहे हैं। रिया समझाते हैं कि औरतों की कुछ जरूरत की चीजें भी होती है। लिन रायो को बताते हैं कि रिया गुस्से में है क्योंकि आबेल ने उसके साथ घूमने का वादा किया था, लेकिन वो आया ही नहीं और फिर रिया उसे अपने साथ ले जाते हैं। इधर सेरा नीना से मिलने आते हैं और पूछते हैं कि रायो किधर है, क्योंकि लाइब्रेरी में उसे ऐसा कुछ मिला है जिसके बारे में वो उससे बात करना चाहते हैं। लेकिन नीना बताते हैं कि वो एक मिशन पे गया हुआ है और अभी कुछ दिन तक वो वापस नहीं आएगा। इसीलिए सेरा उदास हो जाते हैं और सोचते हैं कि वो उसे दोबारा कब देख पाएंगे। उस शाम आबेल एक पार्टी अटेंड करता है, क्योंकि अभी के लिए वो ही तो गिल्ड मास्टर है ना। कॉनराड आबेल को फियोना से मिलवाता है और बताता है कि वो उसकी छोटी बहन है। आबेल को थोड़ा अजीब लग रहा होता है क्योंकि उसके पास अपनी तलवार नहीं है, लेकिन वो सोचता है कि सब ठीक रहेगा क्योंकि सभी को एक बैरियर प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर हम उस डिवाइस को देखते हैं जिससे वो बैरियर बना हुआ है, लेकिन तभी सिक्योरिटी को पता चलता है कि वो डिवाइस अब माना रिलीज नहीं कर रहा, जिसकी वजह से बैरियर तुरंत गायब हो जाता है। तभी उस पर कुछ आदमी हमला कर देते हैं और अचानक गार्डन में एक धमाका होता है। फ्लैशबैक में हम ऑस्कर को उसके मास्टर रासन के साथ देखते हैं जो उसे तलवार बनाना सिखाता है। कुछ देर बाद ऑस्कर घर वापस आता है और मैजिक से अपने माँ के लिए आग जलाता है। फिर रासन 3 तलवारें बनाता है और ऑस्कर के फादर स्ना से कहता है कि वो सबसे छोटी तलवार ऑस्कर को देना चाहता है क्योंकि वो जल्दी ही 7 साल का होने वाला है। और ऑस्कर रासन का शुक्रिया करता है। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन एक दिन एक आदमी स्ना को बताता है कि कुछ ही दिनों में लुटेरे उनके गांव पर हमला करेंगे। स्ना जानता है कि उनके पास
पास भागने के लिए कोई और जगह नहीं है, इसलिए लड़ना ही उनका आखिरी ऑप्शन है। जब वो लुटेरों को आते हुए देखते हैं, स्ना ऑस्कर को छुपने के लिए कहता है, जबकि वो खुद उनसे लड़ता है। लुटेरों का सरदार बॉस्को ना कुछ गाँव वालों को मार देता है और अपने आदमियों के लिए गेट खोल देता है, जो गाँव में घुस जाता है। फिर हम ऑस्कर को अपनी माँ के साथ छुपते हुए देखते हैं, लेकिन बॉस्को ना उन्हें ढूंढ लेता है। ऑस्कर एक फायरबॉल से हमला करता है, लेकिन बॉस्को ना उसे तलवार से काट देता है और ऑस्कर को गिरा देता है। बॉस्को ना उसे खत्म करने वाला होता है, लेकिन स्ना उसे बचाने के लिए आ जाता है। वो देखता है कि उसकी पत्नी मर चुकी है, इसलिए वो गुस्से में बॉस्को ना पर हमला कर देता है। जैसे स्ना उसका पीछा करने की कोशिश करता है, कुछ तीर उसे लग जाता है और बॉस्को ना उसे भी खत्म कर देता है। तभी उसका साथी पोच उसे बताता है कि उन्हें जल्दी यहाँ से जाना होगा, क्योंकि भेड़ियों का एक झुंड उनकी तरफ आ रहा है। उसी वक्त रासन वहाँ पहुँचता है, कहता है कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। वो ऑस्कर को छड़ने की तरफ भागने के लिए कहता है। ऑस्कर भागता है और एक भेड़िया उसका पीछा करता है, लेकिन रासन खुद पीछे रुक जाता है उनसे लड़ने के लिए, ताकि ऑस्कर निकल सके। डर के मारे ऑस्कर पानी में ही गिर जाता है। बाद में ऑस्कर एक महल में होश में आता है और ल्यूक नाम के एक बुढ़े से मिलता है, जो बताता है कि गाँव वाले ने उसे नदी के किनारे पाया था। ऑस्कर बताता है कि उसके पास अब जाने के लिए कोई और जगह नहीं है, इसलिए ल्यूक उसे महल में ही रहने देता है। तब ऑस्कर कहता है कि वो तलवार चलाना सीखना चाहता है, क्योंकि उसे ताकतवर बनना है। एक दिन ट्रेनिंग से वापस आने के बाद ऑस्कर देखता है कि महल में आग लगी हुई है। वो ल्यूक को ढूंढता है, लेकिन पता चलता है कि एक लुटेरे ने उसे मार दिया है। ऑस्कर गुस्से में पागल हो जाता है। वो उस आदमी को घायल कर देता है, लेकिन वो ऑस्कर को पकड़कर तलवार से हमला कर देता है। कहता है कि वो अभी भी बहुत कमजोर है। ऑस्कर तब नोटिस करता है कि ये आदमी बॉस्को ना है। पोच उसे बताता है कि नाइस आ रहे हैं, इसलिए उन्हें जाना होगा, और वो ऑस्कर को वही छोड़ देते हैं। लेकिन ऑस्कर किसी तरह जिंदा बच जाता है और उसके बाल अब सफेद हो चुके होते हैं। वो सोचता है कि कैसे भी करके बॉस्को से बदला लेना होगा। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि आबेल विटनेस के लॉर्ड से बात कर रहा होता है। लॉर्ड बताता है कि वो विटनेस में भी एडवेंचर्स के लिए एक स्कूल खोलना चाहता है, बिल्कुल उनके देश की तरह। आबेल को यह आइडिया बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे नए बंदों को डंजन में मदद मिलेगी। इसी बीच हम देखते हैं कि महल में हमला हो चुका है, क्योंकि उनका बैरियर टूट चुका था, याद है ना दोस्तों, और सारे नॉबल्स घबरा जाते हैं। फियोना ये समझ नहीं पाते कि उन पर हमला किसने किया, लेकिन तब वो देखते हैं कि कॉनराड घायल है। वो उसे बैरियर से प्रोटेक्ट करते हैं और उसे हील करना शुरू करते हैं। इसी दौरान लुटेरे अंदर घुसकर नॉबल्स पर हमला कर देते हैं। कॉनराड को लगता है कि शायद बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया है, क्योंकि इतने हलचल के बावजूद भी कोई उनकी मदद के लिए नहीं आ रहा। फिर वो फियोना से कहता है कि अपने नाइट्स को बुलाए। फियोना मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें सिग्नल भेजते हैं और नाइट समझ जाते हैं कि वो मुसीबत में है, इसलिए वो महल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। कॉनराड को यकीन होता है कि ऑस्कर के आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन लुटेरे उन्हें ढूंढ लेते हैं और कॉनराड समझ जाता है कि सब लोग उसे ही टारगेट कर रहे हैं, इसलिए वो फियोना से कहता है कि अब उन्हें लड़ना पड़ेगा। ऑस्कर महल पहुंचता है और रास्ते में आने वाले सारे लुटेरों को हरा देता है, लेकिन अपने साथियों से कहता है कि उन्हें जल्दी करनी होगी, क्योंकि फियोना अंदर गार्डन में है। यहाँ कॉनराड और फियोना अपने अर्थ और फायर मैजिक का इस्तेमाल करके कुछ लुटेरों को मार देते हैं। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो, और वो उस हमले को पहचान लेता है। वो तुरंत फियोना से कहता है कि एक मेज बुलेट ट्रेन अटैक करने वाला है, इसलिए अपना सबसे ताकतवर बैरियर बनाओ, हो सके तो सेंचुरी स्क्वायर बनाओ। फियोना बिल्कुल सही वक्त पर बैरियर समन कर लेते हैं, लेकिन कॉनराड फिर से मंत्र पढ़ने की आवाज सुनता है और इस बार वो उस हमले को पहचान नहीं पाता। फियोना नोटिस करते हैं कि जिस फ्लोर पर कॉनराड खड़ा है वो फटने वाला है, इसीलिए वो उसे पीछे धकेल देते हैं, लेकिन मेज अपना वोल्केनो स्पेल एक्टिवेट कर देता है और फियोना उस धमाके के बीच आ जाता है। उसी वक्त ऑस्कर और बाकी लोग गार्डन में पहुंचते हैं और वो फियोना को हवा में उछलते हुए देखते हैं। ये देखकर ऑस्कर को याद आता है कि वो आज तक एक भी इंसान को बचा नहीं पाया। फियोना उसे कहते हैं कि उसके भाई का ख्याल रखे, इसलिए ऑस्कर अपने साथियों को कॉनराड को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर देता है और खुद फियोना के पीछे जाता है। इसी बीच नील्स और उसके दोस्त बीच पर होता है और सोचता है कि रायो अभी तक वापस क्यों नहीं आया, क्योंकि वो सिर्फ खाना ही तो खरीदने गया था। अचानक उन्हें एक धमाका दिखाई देता है और नोटिस करते हैं कि फियोना ऊपर से गिर रही है। नील्स उसे एकदम सही वक्त पर पकड़ लेता है।
वो देखता है कि फियोना अभी भी जिंदा है, लेकिन ईटो लुटेरों को देखकर भाग जाता है। आमोन तलवार लेकर उनसे लड़ने लगता है और ईटो अपने क्रॉसबो से एक को हरा देता है। नील समझ जाता है कि वो लोग फियोना के पीछे है, लेकिन तभी ऑस्कर वहां जाता है और उन्हें उससे दूर रहने के लिए कहता है। इसी बीच रायो धमाके के बारे में सोचता है कि शायद वो कोई फटाका था, लेकिन कुछ आदमी उसके पास से दौड़ते हुए निकलते हैं और उसका सारा खाना जमीन पर गिरा देता है। यहाँ बाकी लोग ऑस्कर पर भरोसा नहीं करते, इसलिए वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ऑस्कर कहता है कि वो लोग फियोना को छूने के भी लायक नहीं है और उन्हें खत्म करने वाला होता है। लेकिन रायो बिल्कुल सही वक्त पर पहुंच जाता है। वो अपने दोस्तों की हालत देखता है और ऑस्कर से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन ऑस्कर हमला करता है। रायो आसानी से उसके अटैक को रोक देता है, इसलिए ऑस्कर फैसला करता है कि वो पहले रायो को खत्म करेगा। रायो अपना आइस वॉल समन करके खुद को डिफेंड करता है और ऑस्कर हैरान रह जाता है कि कोई उसके हमले से बच गया। रायो फिर हर तरफ से आइस अटैक करता है और ऑस्कर खुद को बचाने के लिए फायर टॉर्नेडो क्रिएट करता है, जिससे रायो भी लपेट में आ जाता है। लेकिन रायो खुद को बर्फ से ढक लेता है और अपना तलवार निकालता है। ऑस्कर किसी तरह हमले को रोक देता है अपने तलवार से, लेकिन उसी वक्त आबेल वहाँ आकर उन्हें रुकने के लिए कहता है। रायो धमकी देता है, आबेल बीच में मत आओ वरना तुम्हें भी फ्रीज कर दूंगा। आबेल ऑस्कर को समझाता है कि वो गिल मास्टर की तरफ से आया है और रायो और उसके दोस्त उनके यहाँ एडवेंचरर्स है, इसलिए वो लोग इस हमले के पीछे नहीं है। ऑस्कर तब पूरी बात समझ आता है, लेकिन रायो अब भी ऑस्कर को खत्म करना चाहता है क्योंकि उसने उसके दोस्तों को चोट पहुँचाया था। आबेल, अगर तुम्हारा बकबक हो गया हो तो थोड़ा पीछे हट जाओगे, मैं इस आदमी के साथ साथ उस फियोना को भी खत्म कर दूंगा। इससे ऑस्कर इतना गुस्सा हो जाता है कि अपना सबसे पावरफुल अटैक करता है, लेकिन रायो अपनी वाटर जेट का इस्तेमाल करके एक चुटकी में उसे रोक देता है। आबेल जैसे भी करके रायो को रोकता है, नहीं तो दोनों देशों के बीच लड़ाई हो सकती है। वो ऑस्कर को भी कहता है कि कॉनराड ने उसे फियोना का ख्याल रखने के लिए भेजा था, एक लड़ाई शुरू करने नहीं। आबेल जानता है कि रायो गुस्से में है, लेकिन उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज भाई यार रुक जाओ। तब रायो पूछता है, अच्छा आबेल, अगर इन सब में रिया घायल होते तब भी तुम क्या नहीं लड़ते? आबेल कहता है कि हाँ, मैं तब भी रुक जाता क्योंकि रिया भी देशों के बीच लड़ाई नहीं चाहते। हाँ, आखिरकार रायो उसकी बात मान लेता है, अपनी तलवार रख देता है और वहाँ से दूर हट जाता है ताकि वो आपस का मामला सुलझा ले। अगले दिन ईटो खुशी से पागल हो जाता है कि रिया ने उसे हील किया और रायो तो इस बात से खुश होता है कि सब लोग ठीक है। तभी आबेल वहाँ आता है, बताता है कि कल जो तुम लोगों ने मुसीबत खड़ी कर दी थी, मैं अभी क्लियर करके आया हूँ मैं सारा मामला, और ऑस्कर ने भी माफी मांगे थे। फिर वो ईटो और बाकी लोगों को बताता है कि फियोना उनका शुक्रिया करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने उसे बचाया, लेकिन हाँ, रायो को कुछ इनाम नहीं मिलेगा। अबे चाहिए भी नहीं। और हाँ अबेल, उस फट्टू ऑस्कर को कह देना कि अपने औकात में रहे, वरना सही में किसी दिन मार दूंगा उसे। अबेल को यकीन नहीं होता कि रायो इन्फर्नो मैजिशियन को इतने हल्के में ले रहा है। सब लोग खुश होते हैं कि उनका पहला मिशन कंप्लीट हो गया है और अपने देश वापस जाने की तैयारी करते हैं। इसी बीच हम सेरा को लाइब्रेरी में देखते हैं। वो सोचते हैं कि रायो कब वापस आएगा यार, और वो होटल की तरफ जाते हैं, लेकिन अचानक देखते हैं कि रायो वापस आ गया है, इसलिए वो तुरंत उसके पास दौड़ते हैं। फिर वो उसे लाइब्रेरी में ले जाते हैं और बताते हैं कि उसे अल्केमी मैजिक से जुड़ी कुछ किताबें मिली है। रायो को वो मजेदार लगता है और वो नोट्स की एक कॉपी बना लेता है। ऐसे बात करते करते रायो पूछता है कि सेरा की उम्र कितनी है। सेरा बताते हैं कि वो सिर्फ 200 साल के हैं, जिससे रायो हैरान हो जाता है क्योंकि वो इतने जवान और खूबसूरत दिखते हैं। ये सुनकर सेरा थोड़ी शर्मा जाते हैं। फिर सेरा उसे ट्रांसलेटर के पास ले जाते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी मुलाकात आबेल से होते हैं। रायो मजाक में कहता है, वाह आबेल, तुम काम भी करते हो, मैं तो हैरान हो गया यार। आबेल पूछता है कि वो दोनों एक साथ यहाँ क्या कर रहे हैं। रायो बताता है कि सेरा उसकी टीचर जैसे है, लेकिन आबेल कहता है कि अभी वो जल्दी में है, इसलिए बाद में बात करते हैं। उसके जानने के बाद सेरा रायो से पूछते हैं कि वो उससे इतने अच्छे से क्यों बात करता है। सेरा के मुताबिक रायो उससे बात करते वक्त हमेशा थोड़ा नर्वस रहता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक बी रैंक एडवेंचरर है और रायो उसे एक सीनियर की तरह मानता है। लेकिन आबेल के साथ तो रायो कितने आराम से बात कर रहा था, इसलिए सेरा चाहते हैं कि रायो उसके साथ भी वैसे ही रहे, एक दोस्त की तरह, और रायो मान जाता है। उसके बाद रायो आबेल से मिलने जाता है और आबेल पूछता है कि वो किस बारे में बात करना चाहता था। रायो उसे याद दिलाता है कि आबेल ने उसे खाना खिलाने का जो वादा
क्या किया था वो अभी तक नहीं किया। आबेल कुछ बहाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर रायो उसे एक जगह ढूंढने में मदद मांगता है जहाँ वो रह सके। वो बताता है कि उसके दोस्त सब एक साथ रहने वाला है, लेकिन क्योंकि वो एल्केमी मैजिक के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना चाहता है, इसीलिए उसे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ बड़ा सा एरिया हो। वो बताता है कि ड्रैगन से मिले उन मैजिक स्टोन्स को बेचने के बाद उसके पास काफी पैसे है और सोचता है कि किसी नोबल का ही घर खरीद ले, लेकिन पता चलता है कि किसी नोबल की प्रॉपर्टी खरीदना मुमकिन नहीं है क्योंकि रायो एक कॉमनर है। इसीलिए आबेल अपने दोस्त से पूछता है कि क्या कोई और रास्ता है। आदमी एक फार्म हाउस के बारे में बताता है जो शहर के बिल्कुल बाहर है। वो फार्म हाउस देखने जाते हैं और रायो को लगता है कि ये बिल्कुल वैसे ही जगह है जो वो ढूंढ रहा था, पर आदमी सोचता है कि रायो इसे खरीद नहीं पाएगा क्योंकि इसका कीमत 50 मिलियन है, लेकिन रायो तुरंत इसे लेने के लिए मान जाता है। इसी बीच ऊपर हम एंजल को देखते हैं जो सोचता है कि रायो बस एक आराम भरी जिंदगी चाहता है, लेकिन अब तक उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसे देखकर वो सोचता है कि रायो के सामने और भी काफी सारी चीजें आना बाकी है। और दोस्तों इसी के साथ ये एनीमे यहीं पर खत्म हो जाता है एंड इसका कोई भी अगला पार्ट नहीं आएगा क्योंकि सीजन 1 यहीं तक था। ठीक है भाई, मैं हर वीडियो में बताता हूँ ये, पर फिर भी तुम लोग पार्ट 2 कमेंट करते रहते हो। खैर कोई ना, भर के कमेंट्स करो एंड मुझे बताना कि अगला एनीमे तुम्हें कौन सा देखना है। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना ताकि तुम ऐसे मजेदार एनिमेस मिस ना करो। और हाँ, अगर तुम्हें ऐसे ही मैजिकल ओवर पार्ट टाइप के एनिमेस देखना पसंद है देन स्क्रीन पे शो हो रहे उन वीडियोस पे क्लिक करो। एंड मैं तुम्हें मिलता एक और नए वीडियो में। बाय।